हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स पे। और इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीपीओ 2020 का जो पेपर हुआ था टीयर 1 का उसको सॉल्व करने वाले हैं। और ये पेपर किस दिन हुआ था, पेपर की जो डेट है वो है 24 नवंबर 2020 और ये है फर्स्ट शिफ्ट। 24 नवंबर का जो पहला शिफ्ट है उसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। और इससे पहले मैंने सीपीओ 2020 की 23 नवंबर की दोनों शिफ्टों को सॉल्व कर रखा है और ऑलमोस्ट पेपर सेम है बिल्कुल। अगर आप 23 नवंबर का सेकंड पेपर देखोगे तो बिल्कुल हूबहू मिलता जुलता है, डिट्टो पेपर मिल रहा है। बस वैल्यू चेंजेज हैं, लेकिन सारे जो टाइप हैं क्वेश्चन के वो बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर से देख लीजिए। आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा ऊपर, और साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू भी वो वीडियो देख सकते हो या फिर प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हो। चलिए, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं दोस्तों कि आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि हम लोग बड़े बड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चन को किस तरह से इजी बना सकते हैं और कैसे कम समय में उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हो और आप एसएससी की तैयारी करते हो तो आप ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे आपको इस तरह की काफ़ी सारी वीडियो मिल जाएंगी जिसमें मैंने जैसे सीजीएल मेंस का मैंने सॉल्यूशन डाला है 2011 से 2018 तक का। फिर सीजीएल टीयर 1 2019 का पेपर मैंने सॉल्व किया है, साथ में सीपीओ का पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, सीएचएसएल का भी पेपर सॉल्व किया है मैंने एक दो, तो आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम बिल्कुल सेम टू सेम वही है जो कि चैनल का नाम है, एनके मैथ नंदू कुमार। ये टेलीग्राम चैनल का नाम है, टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी बात पूछना हो आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। ओके, चलिए अब पहले क्वेश्चन पर आते हैं, जल्दी से, बिल्कुल लेट नहीं करेंगे। और वीडियो को लाइक जरूर से करना, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी करना ताकि हमें पता चले कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, तो वीडियो को पूरी देखना, मैं कोशिश करूंगा कि हर एक क्वेश्चन को जो सबसे बेस्ट तरीका हो उस तरीके से करके दिखाऊं। और कई सारे तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें मैं आपको 3-4 तरीके भी बताता हूं, आपको जो बेहतर लगे आप उसको इम्प्लीमेंट करो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अब देखिए भाइयों, पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, और यहाँ तक कि क्वेश्चन नंबर भी चेंज नहीं है। जो फर्स्ट क्वेश्चन था 23 नवंबर का, 23 नवंबर का जो सेकंड पेपर हुआ था उसमें का जो पहला क्वेश्चन था, और यहाँ पर 24 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट का जो पहला क्वेश्चन है बिल्कुल सेम टू सेम मिलता जुलता है। यहाँ तक कि क्वेश्चन नंबर पे भी मिल जा रहा है। ठीक है, तो बस वैल्यू चेंज है। जैसे उसमें भी ये सवाल पूछा गया था और ऐसी इक्वेशन दे रखी थी, तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर इनको पहले आपको एक साथ लिखना है। देखिए, जैसे हमें जो निकालना है, देखिए जब भी लंबी वैल्यू ऐसे आपसे पूछे तो आपको क्या करना होता है, आप पहले इसी को सिंप्लीफाई करो और देखो कि ये सिंप्लीफाई करने के बाद क्या बन सकता है। जैसे मैंने इसको क्या लिख दिया, मैंने देखो इसमें भी एक से डिवाइड कर दिया और इसमें भी एक से डिवाइड कर दिया। पहले तो इनको हम बटा में लिख लेते हैं, तो ये कितना है, x⁴ है, और +1/x² है, और डिवाइडेड बाई कितना है आपका x² + 1। अब आप दोनों को अगर एक से डिवाइड करोगे, ऊपर भी हर एक टर्म को एक से डिवाइड करना है, एक से भाग करना है ऊपर वाले हर एक टर्म को और नीचे वाले को भी। अब एक से डिवाइड करेंगे तो जो x⁴ है ये कितना बन जाएगा, x का क्यूब बन जाएगा, एक कम हो जाएगा, और नीचे वाला एक बढ़ जाएगा तो ये भी x का क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर था। अब इसमें एक से डिवाइड करेंगे तो x² तो x बन जाएगा, और प्लस दैट इज 1/x। तो ये हमें वैल्यू निकालनी है। अब आप ये समझ गए हो कि हमें ये वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और ये वैल्यू हम कहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से। इसमें अगर हर एक टर्म में आप x से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा x माइनस का 3 और प्लस 1/x इक्वल टू का 0। देखिए x-3 और प्लस 1/x इक्वल टू का 0 मिल जाएगा। यहाँ से x प्लस 1/x, देखिए मैं थोड़ा और साफ लिख देता हूँ। यहाँ से आपको x और प्लस 1/x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी दोस्तों, 3 मिल जाएगी। तो एक नीचे वाली वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली। अब x³ और प्लस 1/x³ अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये और ईजी है। कैसे लिखते हैं दोस्तों, हम ये जितना दिया है इसका क्यूब करना है पहले, तो 3 का क्यूब आप लिख लीजिए 27, और फिर इसको 3 से गुणा करके और हम क्या करते हैं, घटाते हैं, तो माइनस का इसको 3 से गुणा कीजिएगा, 3 3 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 18। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लीजिए, देखिए ऊपर वाली वैल्यू 18 आ गई है और नीचे वाली वैल्यू तो 3 दे ही रखी है, यहाँ पर ये 3 दे रखी है। 3×6 = 18, यानी कि वैल्यू हमारी कितनी आ गई दोस्तों, 6 आ गई। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग चलाना नहीं है। ठीक है, मैंने ऐसा क्वेश्चन कई सारा सॉल्व कराया है, अगर आपने मेरी सीजीएल मेंस वाली एलजेब्रा की वीडियो देखी होगी तो। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। और कोई डाउट अगर हो, कोई भी डाउट हो तो आप जस्ट कमेंट कर दीजिए क्वेश्चन नंबर के साथ। ठीक है, या फिर आप टाइमिंग भी लिख सकते हैं कि वीडियो में किस टाइमिंग पर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे हमें मैसेज कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आते हैं। देखिए भाई, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, इस सवाल में आपको बोला गया है दोस्तों, एक बार सवाल पढ़ लेते हैं। देखिए, एक आयताकार लॉन है जिसकी लंबाई चौड़ाई की तुलना में क्या है, 2 गुनी है।
अब ये कह रहा है कि हर एक भुजा पर 4 अर्धवृत्ताकार भागों के साथ बढ़ाया गया है, यानी कि हर एक साइड पर 4 सेमी सर्कल्स बनाए गए हैं, ठीक है, 4 अर्धवृत्त बनाए गए हैं। और आयत की छोटी भुजा का मतलब चौड़ाई आपको दिया गया है कितनी, 12। तो आपसे कुल क्षेत्रफल पूछ रहा है कितना होगा, और पाई की वैल्यू ये भी दिया है कि 3.14 लेना है। तो आप यहाँ पर 11 से कटने वाला चेक करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 11 का मल्टीपल यहाँ पर मत चेक कर लेना। पहले हम एक बार डायग्राम की बात कर लेते हैं। तो डायग्राम कुछ ऐसा है, देखिए इस तरह का एक आयताकार लॉन हो गया, और उसमें यहाँ पर एक अर्धवृत्त है, एक अर्धवृत्त यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और सिंपल सा एक यहाँ पर है, ठीक है। और छोटी भुजा हमें 12 दे रखी है। छोटी भुजा 12 देने का मतलब हमें ये वाली साइड 12 दे रखी है, तो ये कितना हो जाएगा 24, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि लंबाई क्या है, चौड़ाई की 2 गुनी है। तो हमने लंबाई को 24 कर दिया, यानी कि डबल कर दिया 12 का। अब देखिए टोटल एरिया अगर आपको लिखना है तो आप ये कहेंगे दोस्तों कि टोटल जो एरिया बनेगा मेरे भाई वो कितना बनेगा। एक बार तो देखो इसका एरिया लिखना है, तो एक बार हम क्या लिखेंगे, देखिए एरिया इक्वल टू क्या होगा। एक बार तो आपको ये रेक्टेंगल का एरिया यानी कि आयत का क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा, और साथ में क्या जोड़ना पड़ेगा, एक बड़ा वृत्त और साथ में एक छोटा वृत्त। छोटा वृत्त कौन सा, जिसका व्यास 12 है, और बड़ा वृत्त कौन सा, जिसका व्यास 24 है। आप बोलेंगे कि आप एक बार क्यों जोड़ रहे हैं, 4 बार जोड़ रहे थे। तो 4 बार क्या जोड़ते दोस्तों, 4 बार जोड़ते हम सेमी सर्कल्स को, यानी कि अर्धवृत्त को हम 4 बार जोड़ते। लेकिन यहाँ पर मैंने पूरी पूरी वृत्त ले ली। देखो एक अर्धवृत्त ये है और ये दूसरा अर्धवृत्त है, तो दोनों को हम मिला देंगे तो एक एक पूरा वृत्त बन जाएगा। वैसे ही छोटा वाला ये 3 नंबर पे है और 4 नंबर पे एक और छोटा वाला है, तो ये एक्चुअली में सेम तरह के हैं अर्धवृत्त। तो इनको मिला के मैंने पूरी वृत्त मान लिया है कि छोटा वाला पूरा एक कंप्लीट सर्कल बन गया और बड़ा वाला भी एक कंप्लीट सर्कल बन गया। देखिए अगर आप इस वाले को और इस वाले को चिपकाओगे तो कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। तो मैंने बड़ा वाला एक कंप्लीट ले लिया और एक छोटा वाला कंप्लीट ले लिया। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो आप सिंपली क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर चौड़ाई है 24 और इंटू का लंबाई कितना है दोस्तों 12। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया पाई, एक मिनट दोस्तों, दिस इज पाई, और आर स्क्वायर बोले तो छोटा वाला सर अगर बड़ा वाला लेते हैं तो यहाँ पर 24 है अगर इसका डायमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा उसका आधा यानी कि 12। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 का स्क्वायर 144। और प्लस अगर आप लास्ट वाले में देखते हो भाई, तो लास्ट वाले में आप बोलेंगे कि छोटे वाले सर्कल में रेडियस कितना होगा, 6 होगा, तो 6 के हिसाब से वो कितना आ जाएगा 36 पाई, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर एक बात गौर फरमाने वाली है जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। देखिए यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर भी 12 है और यहाँ पर भी 12 है। तो या तो आप 12 कॉमन ले लें और 12 से कटने वाला आंसर चेक कर लें, या उससे भी बेहतर होगा कि यहाँ पर 9 कॉमन है। देखिए इसमें 2 बार 3 है, 24 में भी 3 है और 12 में भी 3 है, तो यहाँ भी 9 कॉमन है, इसमें भी 9 कॉमन है। ये कितना होता है 16 नवा 144, और इसमें भी 9 कॉमन है। तो एक्चुअली में सब में 9 कॉमन है, तो जो आंसर बनेगा मेरे भाई, आंसर जो बनेगा वो 9 का क्या बनेगा, मल्टीपल बनेगा, यानी कि आंसर 9 से कट जाएगा। तो आप ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन 9 से कट रहा है। देखिए ये 3 बार 4 है तो 4 3 12, ये तो 9 से नहीं कटा। यहाँ पर देखिए 5 और 4 9 और 8 2 10 3 13, ये भी 9 से नहीं कटा, ये भी गया। यहाँ पर देखिए तो आप बोलेंगे 6 3 9 तो हट गया, 8 4 12, 9 से नहीं कटा, काम खत्म। इस ऑप्शन की बात करें तो देखिए ये हो जाएगा आपका 5 और 2 7 3 10 8 18, ये कट जा रहा है 9 से, बस ऑप्शन ए हो गया। तो कैलकुलेशन को कैसे सॉर्ट आउट करना है ये आप सीखेंगे हमारी वीडियो में। पूरी वीडियो को जब देखेंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा दोस्तों कि कैलकुलेशन को हम कैसे और इजी कर सकते हैं। देखिए इसको मल्टीप्लाई करना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप यूनिट डिजिट से करने जाएंगे दोस्तों, आप देखो पहले तो पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेनी है, तो यही देख के आपको कैलकुलेटिव लगने लगेगा कि पॉइंट में मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसे मल्टीपल ढूंढ के करते हैं जैसे मैंने किया तो आपको काफ़ी मजा आएगा, ठीक है। तो इसी बात पे एक लाइक जरूर से कर देना और एक कमेंट कर देना, और बढ़ते हैं आगे और अगले सवाल पर आते हैं। अब ये जो सवाल है मेरे भाई, देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि दो त्रिभुज क्या है, समरूप हैं, और दोनों का साइड का आपको एरिया का रेशियो दिया है, और साइड ये सब दिए हुए हैं। तो आपको पता है कि एरिया का रेशियो अगर दिया है तो साइड का रेशियो उसका स्क्वायर रूट होता है, यानी कि साइड का रेशियो 2 और 3 के रेस्पेक्ट में आएगा। तो हमें 2 या 3 का मल्टीपल ढूंढना है, तो एक्चुअली में ऑप्शन से हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि ऑप्शन में कितने सारे हैं जो 2 और 3 से कट जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले सिंपल सा डायग्राम बना लेते हैं। देखिए और बिना डायग्राम बनाए अगर आप इसको करोगे तो आप हो सकता है कि गलत कर बैठो, तो यहाँ पर डायग्राम छोड़ना मत, बिना हम फिगर के करेंगे तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए एक त्रिभुज मैंने बना दिया, और त्रिभुज का नाम कैसे लिखना है दोस्तों, जिस फॉर्म में ये दिया गया है उसी फॉर्म में लिखना है, सीरियल वाइज। देखिए ए बी सी, तो मैंने ए बी सी ले लिया। दूसरा त्रिभुज है आर पी क्यू, तो मैं आर पी क्यू ही लिखूंगा, ये नहीं कि पी क्यू आर लिख दिया मैंने तो गलत हो जाएगा, ठीक है। उस गलत नहीं होगा लेकिन उसके हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा, उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसीलिए अगर ए बी सी मैंने लिखा है तो इसको भी सीरियल वाइज लिखूंगा, दैट इज आर पी एंड क्यू। अब देखिए किसकी किसकी वैल्यू आपको प्रोवाइडेड है, आपको ए बी की वैल्यू प्रोवाइडेड है 3, और आपको बी सी की वैल्यू प्रोवाइडेड है 4, और ए सी की वैल्यू 5। और हमसे पूछ रहा है कि आर पी बता दो, आर पी का मतलब ये वाली वैल्यू पूछ रही है। लेट से मैंने इसका नाम रख दिया दोस्तों एक्स, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप बोलेंगे कि दोस्तों कि ये एक्स जो है ये 3 के साथ रेशियो बना रहा है, तो 3:x का रेशियो बनेगा हमारा। अब आप देखिए दोस्तों कि दोनों जो
वृत्त हैं, सॉरी दोनों जो त्रिभुज हैं इनके एरिया का रेशियो है 4:9। 4:9 अगर क्षेत्रफल का अनुपात है तो भुजा का अनुपात उसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3, 2 और 3 का अनुपात बनेगा। अब देखिए 2 की वैल्यू आपको 3 दे रखी है, सवाल में पहले वाले की साइड कितनी दे रखी है 3, तो 2 की वैल्यू अगर 3 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये 1.5 गुना है 1.5 टाइम्स, तो इसको भी 1.5 से अगर मल्टीप्लाई करोगे 15 या 45 दैट मीन्स 4.5, यानी कि ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगर नहीं समझ में आए तो आप दोबारा देखिए या फिर आप पिछली वीडियो देख लीजिए। देखिए 23 नवंबर के दोनों ही शिफ्ट में ऐसे पेपर हैं और दोनों को मैंने काफ़ी और अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और एक ही क्वेश्चन बार बार एक्सप्लेन करना मजा नहीं आता है, इसलिए मैं फास्ट फास्ट कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। देखिए दोस्त अगले सवाल पर आ चुके हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास ये ट्रेपिजम का सवाल में है कि एक समलंब चतुर्भुज है, यानी कि एक ट्रेपिजम है जिसकी दोनों पैरेलल साइड्स जो हैं वो 17 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर है और उसका हाइट जो दे रखा है हाइट दैट इज 6 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एरिया इन मीटर स्क्वायर। देखिए मीटर स्क्वायर में हमें एरिया निकालना है तो कोई मुश्किलात नहीं है यहाँ पर। देखिए सबसे पहली बात सब में डिजिट सेम है इसीलिए हमें मीटर और सेंटीमीटर का मतलब ख्याल रखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। एरिया अगर आप लिखना चाहो तो 1/2 और सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि समांतर भुजाओं का योग, तो आप जोड़ोगे 15 और क्या होता है एरिया का फॉर्मूला 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना में ऊंचाई। तो 1/2 मैंने लिख लिया, समांतर भुजाओं का योग कितना है यहाँ पर 15 और 17 जोड़ेंगे दैट इज 32 और साथ में हाइट जो है ये 6 है। तो ये आपने निकाला क्या, ये निकाला जैसे मैंने मान लो गुना कर लिया, ये हो गया 16 और 16 छक कितना हो गया 96। लेकिन ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में चेंज करने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन देखिए मीटर में नहीं, मीटर स्क्वायर में चाहिए तो एक बार 100 और लगेगा। एक बार मीटर में ले जाना रहता तो 100 से डिवाइड करते, लेकिन यहाँ मीटर स्क्वायर है, एक्चुअली में एरिया है तो मीटर स्क्वायर ही होगा, तो 2 बार 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको देगा 0.00 और 96, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको 11 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस कांच का गोला पिघला करके और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली ठोस गोलियां बनाई जाती हैं। तो आपको गोलियों की अधिकतम संख्या बतानी है कितनी होगी और वो पूर्णांक में बताना है, यानी कि पॉइंट में अगर आता है तो जहां तक फाइनल वैल्यू आती है पूर्णांक वहीं तक आपको लेना है, ठीक है। यानी कि इंटीजर वैल्यू आपको बतानी है। तो इंटीजर वैल्यू के लिए हम पहले क्या करते हैं, देखिए नंबर ऑफ जो यहाँ पर स्फीयर्स होंगे या फिर जो गोलियों की संख्या होगी वो कैसे हम निकालते हैं दोस्तों, वॉल्यूम का रेशियो लिख देखते हैं, वॉल्यूम बड़े वाले का वॉल्यूम बटा छोटे वाले का वॉल्यूम। तो जब गोला बड़ा था तो उसका आयतन कितना होगा दोस्तों 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 और पाई तो कट जाता है तो हम केवल आर क्यूब बाई आर क्यूब लिखते हैं। देखिए आर क्यूब और बटा छोटा का आर क्यूब यही करना है। तो बड़ा वाला आर 11 है, 11 का क्यूब कितना हो जाएगा 1331 है और छोटा 2 है तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों 8। अब 8 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 8 एक बार में और बचेगा 5 और 3 तो 8 छक 48 है और फिर 5 और 1 तो 8 छक 48। इसके बाद पॉइंट में आ रहा है तो हमें पॉइंट में जाना नहीं है, डिवाइड केवल हमें इंटीजर पार्ट तक करना है दैट इज 166। यानी कि इसके बाद पॉइंट में अगर समथिंग यहाँ पर आ भी जाए तो वो आपको लेना नहीं है, आपको बस इंटीजर पार्ट यानी कि जहाँ तक पॉइंट नहीं आता है वहीं तक बताना है। तो ये 166 हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए भाई अगले सवाल में आपको ये बोला गया है कि एक षटभुजाकार खेत है जिसका क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है और उसको इतना मीटर प्रति मीटर की दर से उस पर चारों तरफ से घेरा लगाना है, तो उसके लिए कितनी लागत आएगी। चारों तरफ से घेरा लगाने का मतलब हमें परिमाप निकाल करके और इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करानी है, ठीक है। तो देखिए ये वैल्यू जो 11.5 है एक्चुअली में 23 का मल्टीपल है, तो आप 23 से कटने वाला भी चेक कर सकते हैं इसमें, लेकिन उससे बेहतर है कि हम जल्दी जल्दी कर लें कैलकुलेशन। तो देखिए जब एरिया दे रखा है षटभुजाकार खेत का क्षेत्रफल, षटभुजा का क्षेत्रफल कैसे होता है हेक्सागन, ठीक है। हेक्सागन का एरिया जो होता है वो होता है 6 टाइम्स ऑफ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। तो 6 गुणा में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 और इंटू का साइड स्क्वायर, ये कितना आ गया हमारे पास दोस्तों, ये आ गया 1944 एंड √3, तो ये √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया। 6 से अगर आप इसको काटते हो तो ये आ जाएगा 6×3 = 18, 6×2 = 12 और 6×4 = 24। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 324 और इंटू का 4। तो ए की वैल्यू देखो 324 किसका स्क्वायर है 18 का और 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो ये आ गया 36, ठीक है। तो 36 आ गया हमारे पास साइड। लेकिन हमें क्या बताना है चारों तरफ से घेरा लगाने का खर्च। तो चारों तरफ से घेरा लगाएंगे तो पहले परिमाप हमें निकालना पड़ेगा, एक्चुअली में परिमाप और इंटू का खर्च बताना है। तो परिमाप होगा 6 इंटू का साइड सम षटभुज का जो परिमाप होता है यानी कि हेक्सागन का जो रेगुलर हेक्सागन का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 6 इंटू साइड। तो 6 इंटू साइड का मान कितना है यहाँ पर 36 और इंटू का हमें ये लिखना पड़ेगा 11.5, ठीक है। तो देखिए पहले 36 देख के तो हम ये कह सकते हैं कि आंसर 9 का मल्टीपल होगा, तो पहले यहीं पर काम करते हैं कि आंसर 9 का मल्टीपल किस में है, क्यों। तो 9 का मल्टीपल पहले ढूंढते हैं। देखिए पहला वाला तो नहीं है, सीधी सी बात है।
दूसरा वाला 4 2 6 8 4 12 और 6 18, ये तो हो ही जा रहा है। देखिए तीसरे वाले में देखिए 7 2 9 8 5 13 नहीं हुआ, और ये 5 4 9 6 ये भी नहीं हुआ। 9 का मल्टीपल केवल एक ही ऑप्शन है, बस काम खत्म हो गया, ऑप्शन 2। आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक ही ऑप्शन है 9 का मल्टीपल, तो क्यों मल्टीप्लाई करें, बस काम खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आते हैं। अब ये देखिए अगला सवाल जो दिया है आपको यहाँ पर 3 अलग-अलग क्रमागत छूट दिया गया है, यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है। आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना है, यानी कि वो समतुल्य बट्टा कितना होगा। समतुल्य बट्टा निकालने के लिए आप चाहें तो यहाँ पर देखिए हम अप्रोक्सीमेशन लेंगे, ठीक है, अप्रोक्सीमेट आंसर निकालेंगे, यानी कि लगभग में आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट में आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो पहले इन दोनों को आप देखोगे तो 15 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 और 6 हो गया 21, और पॉइंट का 15 छक्का 90, यानी कि 21.9 आ गया जी। ठीक है, 21 पॉइंट एक्चुअली में ये घटाना पड़ेगा ना, दिस वाज माई मिस्टेक। देखिए अगर 2 बार सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना होता है तो हमने कहते हैं कि ए माइनस, माइनस का ए, फिर माइनस का बी, और फिर माइनस माइनस प्लस का ए बी बाई 100। यही काम करते हैं हम सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने के लिए, तो यही काम मैं भी करने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने डायरेक्ट ए और माइनस बी इन दोनों को डायरेक्ट ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा 15 और 6 21, और माइनस का कितना हो जाएगा 15 छक्का 90, यानी कि 0.9, ये इतना होगा, यानी कि ये आपको बचेगा कितना, देखिए 21 में से 9 घटाएंगे, दैट इज 20.1। तो लगभग 20 हम मान लेते हैं, इसको लगभग 20 मान लेते हैं, और इसका हम किसके साथ सक्सेसिव निकालेंगे, 14 के साथ। तो 20 प्लस 14 और माइनस का 20 गुना 14, 14 गुना 28, इतना आएगा, और पॉइंट यहाँ पे लगेगा। तो ये कितना हो गया हमारे पास 34, और माइनस का 2.8, तो लगभग ये कितना आएगा, 34 में से 2 घटाएंगे तो 32 से भी कम आएगा, 0.8 भी घटाना है तो 31 पॉइंट समथिंग आएगा, और वो कौन सा है, ऑप्शन 4 है, 31 पॉइंट समथिंग। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं और अगले सवाल पर आते हैं। तो देखिए मैं किस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान में रखिएगा, और आप भी जब सेट लगाएं या फिर टेस्ट सीरीज लगाएं, जो भी करें, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे इन सभी चीज़ों को, ताकि आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सॉल्व करते समय बिल्कुल स्पीड में रहें और एक्यूरेसी को मेंटेन करके रखें, और साथ में टाइम भी काफ़ी कम लगाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला गया है दोस्तों कि 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अधिक से चाल से गुजर रहे कारों का परसेंटेज बताना है, कितना परसेंट आएगा। देखिए 90 से एबव पर कितने हैं कार, तो आप बोलेंगे दोस्तों सबसे पहला बात यहाँ पर कि 90 से एबव, देखिए 90 से एबव आप फिगर में देखिए तो ये वाला है 90 से एबव। ठीक है, इसके यहाँ तक देखिए, यहाँ तक तो 80 टू 90 है, तो 90 टू 100 यही 90 से एबव है। 90 से अधिक चाल वाले, 90 से अधिक चाल वाले कितनी कारें हैं, 45, और बटा का हमें टोटल कार लिखना पड़ेगा, और इंटू का 100, यही करना पड़ेगा। बात आप समझ रहे हैं। अब यहाँ से एक बात आप समझें, अगर आपने डिजिटल सम पढ़ा हो तो यहाँ पर 45 आ गया, और ये 9 का मल्टीपल है, यानी कि डीएस कितना आएगा इसका दोस्तों, डीएस आएगा 9। तो हमें कुल मिलाकर अब ये ढूंढना है दोस्तों कि 9 का मल्टीपल कौन है। आप देखिए पहला देखेंगे तो ये हो जाएगा 7 और 1 8, और 10 और 8 18, लीजिए पहला ही 9 का मल्टीपल हो गया। फिर तो हमें अब सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब कोई चारा नहीं है, हमें सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाला ऑप्शन भी 9 का मल्टीपल है, 5 1 6 7 13 और 5 18, तो हम 9 का मल्टीपल नहीं ढूंढेंगे। अब टोटल हमें ऐड करना पड़ेगा कि टोटल कितने हैं, टोटल जितना होगा उसी का एक्चुअली में हमें बताना है। तो टोटल वैल्यू हम ऐड करते हैं कि ये कितना आएगा। देखिए टोटल ऐड कर लीजिए, तो 7 और 5 12, 12 और 8 20, और 9 कितना हो गया 29, और 6 हो गया 35, 35 और 4 हो गया कितना हमारे पास 49, यानी कि 35 और 4 39, सॉरी 390 आ गया, और 5 यहाँ पर एक्स्ट्रा है और 5 यहाँ पर, यानी कि कुल मिलाकर ये 400 बनेगा। ठीक है दोस्तों, टोटल की वैल्यू कितनी बनेगी, टोटल वैल्यू जो बनेगी टोटल वो बनेगी 400, टोटल आ गई 400। और हमें इसमें से बताना है कि ये 45 जो है ये कितना परसेंट है। तो हम ये बोलेंगे दोस्त कि 45 400 का पूछ रहा है कितना परसेंट है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, तो देखिए यहाँ पर 2 जीरो आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 45/4 बताना है। तो ये देखो 11 चौक 44, 11 से कट रहा है, और 11 से कटने वाला केवल ऑप्शन 4 है, दैट इज अपना आंसर है। ठीक है, यानी कि 4 सही उत्तर है। आप चाहें तो इसको आगे भी देख सकते हैं, 1/4 बचेगा, जिसका मतलब होता है 0.25। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए कि मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ। ओके, देखें भाइयों, ये अगला सवाल है अपने पास कि ए और बी ने क्रमशः इतना और इतना रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय यानी कि एक बिजनेस शुरू किया, उसमें बी का जो प्रॉफिट है वो है 9000, तो ए का प्रॉफिट कितना होगा। सिंपल सी बात है, मैंने पिछली वीडियो में भी ये सवाल करा रखा है, और मैंने आपको बोला है दोस्तों कि जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में ही होता है, यानी कि जितना निवेश किया गया है रुपया, उसी के अनुपात में लाभ का भी अनुपात आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लाभ का, अगर मैं प्रॉफिट का रेशियो लिखना चाहूँ, तो इसमें कितना प्रॉफिट हुआ है, देखिए 2 जीरो दोनों में है, इसके लास्ट में भी 2 जीरो है, इसके लास्ट में भी 2 जीरो है, तो 2 जीरो को तो पहले ही कैंसिल आउट कर दो, और हमारे पास बचता है दैट इज 925, और रेशियो का 1125। ठीक है, अब इनको काटिए, 25 से ये कटता नजर आ रहा है, देखिए 25 तिया 75, तो 5 2 7, और फिर से 25 तिया 75 ही कटेगा क्या ये, एक मिनट, 25 तिया 75, तो कितना बच रहा है 5, तो 80 हुआ, और 10 80 और 10 हो गया कितना हमारे पास, एक मिनट, एक मिनट रुकिए आप,
25 या 75 हुआ, 5 जोड़ेंगे 80, 80 और 12 अभी मच रहा है ना, तो 25 सत्ते 175 कटेगा। और इसको आप काटिए तो इसको काटिएगा अगर आप 25 से, तो ये कितना बारी में कटेगा, 25 चौके 100 और 25 पचे 125, 45 आ गया। अब देखिए इसकी वैल्यू हमें सवाल में दे रखी है 9000, 45 की वैल्यू 9000 यानी कि कितना गुना हुआ है दोस्तों, 45 दूना 90 और 200 गुना हुआ है। इसको भी 200 गुना कर दो तो 37 दूना कितना होता है, 74 और 2 जीरो आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन 4 अपना सही उत्तर है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं और अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो यहाँ पर आपको कुल कर्मचारियों की संख्या दिया है 450, इस बात को भी ध्यान में रखना। अब यहाँ पर लेकिन एंगल की बात कर रहा है कि ई विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को दर्शाने वाले खंड का केंद्रीय कोण हमें बताना है दोस्तों। केंद्रीय कोण निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आपको पता है कि ये पूरा ऐड करके 100% बनेगा, लेकिन कोण कितना बनता है, देखिए एक सर्कल में पूरा एक राउंड लगाने पर कोण कितना बनता है, 360 डिग्री का। और ये 360 डिग्री टोटल एंगल है, लेकिन परसेंटेज में टोटल वैल्यू कितनी होती है, 100%। 100% की वैल्यू 360 है और हमसे पूछ रहा है ई वाले का। ई वाले कर्मचारियों का कलर देखो, ई वाले का जो कर्मचारियों का जो कलर है वो इसमें यहाँ पे कलर है और इसकी वैल्यू कितनी है, 20%। तो यहाँ पर 20% की वैल्यू एक्चुअली में हमें निकालनी है। 100% का तो दिया है और 20% का बताना है। तो देखिए ये 5 से हमने डिवाइड कर दिया, तो इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे, 72 आ जाएगा। ठीक है, 5 से डिवाइड कर लो 72, यानी कि तीसरा अपने पास सही उत्तर है दोस्तों, 72 डिग्री। आगे बढ़ते हैं अब अगले सवाल को। देखिए दोस्तों यहाँ पर साइन 3x इक्वल टू कॉस दिया है। मैंने ये बात कई बार आपको बताया कि साइन और कॉस सेम हो तो थीटा का जो योग होता है कोणों का वो कितना होता है, 90 डिग्री। तो दोनों एंगल्स को आप जोड़िए, देखो इसको और इसको जोड़ने पर 90 आना चाहिए। तो 3 और 3 6x और माइनस का 45 बराबर कितना आना चाहिए दोस्तों, 90। तो 6x इक्वल टू कितना आ गया, 90 और 45 135। 6 से इसको काटिए, 6 दूना 12 और कितना बचेगा, 1 5 6 दूना 12 और पॉइंट का 5, ये 22.5 में कट जाएगा। ऑप्शन 2 जो है वो सही उत्तर है। ये ध्यान रखिएगा कि साइन और कॉस अगर सेम हो तो जो योगफल आता है वो किसके बराबर आता है, 180, सॉरी 180 बोल रहा हूँ, 90 के बराबर। ऐसे ही टेन और कॉट सेम हो तो भी 90 के बराबर आएगा थीटा का योग, और साथ में सेक और कॉसेक सेम हो तो भी 90 का आएगा। जैसे पिछले सवाल में सेक और कॉसेक सेम था तो वहाँ पर भी मैंने ऐसे ही 90 योग रखा है और उसके बाद वैल्यू निकाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि ABC विद्यार्थियों में लड़कियों और सभी विद्यालयों में लड़कों के बीच का अनुपात क्या है। तो लड़कियों का हमें केवल ABC का लेना है और बाकी सभी में लड़कों का लेना है रेशियो। ठीक है, तो चलिए इसमें तो जोड़ना पड़ेगा, बिना जोड़े बात नहीं बनेगा लग रहा है। तो पहले हम बॉयज की बात कर लेते हैं कि बॉयज कितने हैं, ठीक है, फिर गर्ल्स की बात कर लेंगे। तो देखिए बॉयज की बात कर लें या गर्ल्स की ही बात कर लें, देखो चाहो तो आप ऑप्शन में ढूंढ सकते हो कि कौन सा डिफरेंट ऑप्शन है। जैसे दोनों में देखो, इसमें ये अलग ऑप्शन है, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर ये सारे ऑप्शन अलग अलग हैं, इसमें भी ऑप्शन अलग अलग हैं। तो आप किसी एक की वैल्यू निकालो। पहले हमें कौन चाहिए, देखिए पहले चाहिए ABC में लड़कियों। तो पहले ABC में लड़कियों का देखिए, ABC में कितने लड़कियां हैं। लड़कियों का जो ग्रीन कलर वाला है वो लड़कियों को दर्शा रहा है, और जो, अब चलिए मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको फिगर। वैसे फिगर क्लियर नहीं है, फिर भी मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको, और ये एक्चुअली में PDF में ही क्लियर नहीं है तो मैं क्या बोलूँ। देखिए फिर भी आप पढ़ लीजिए, और अगर आपको ये दिखाई नहीं देता है तो सिंपली आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। आप यही पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसी पेपर का लिंक आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, यानी कि सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर मिलेगा, तो आपको वीडियो से मिलाने में क्या होगी, परेशानी नहीं होगी। अदरवाइज आप किसी और साइट से जा करके डाउनलोड करते हैं, किसी और के टेलीग्राम ग्रुप से, तो आपको पेपर तो मिल जाएगा बट मे बी कि क्वेश्चन नंबर उसमें हूबहू मैच ना करे। ठीक है, चलिए तो देखिए, हमें ABC में लड़कियों का देखना है कि टोटल कितने हैं। तो A में लड़कियां हैं 500, ठीक है, B में है 550 और C में कितने हैं 650। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, देखो 12 और 5 1700 आ गया। अब जैसे 1700 आया तो हम ये तो कह सकते हैं ना कि 17 से कटेगा, वैल्यू 17 से कटेगी, क्योंकि 17 से कटने वाली हमारे पास शुरू में एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन बी। हम यहीं से मार्क कर सकते हैं। ठीक है, 17 से कटने वाली यही ऑप्शन है। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं, इसलिए मैंने बोला कि पहले आप देखिए कि पहले किसका निकालना है, पहले लड़कियों का बताना है फिर सभी लड़कों का। तो लड़कियों का अगर आपने योगफल निकाला तो 500 है पहले में A में, B में है 550 और C में है 650। तो आप देखें कि 5 और 5 10 और 6 1600 और ये 50 और 50 100 मिलकर 1700 आ गया। और अगर लड़कियों की संख्या 1700 है तो डेफिनेटली 17 से कटने वाला आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन सेकंड। अब आप चाहें तो अगला वाला जोड़ के निकाल भी सकते हैं। ठीक है, अब हम ये कब कहते हैं कि 17 से कटने वाला आंसर नहीं होगा, अगर ऑप्शन में हमारे पास 17 नहीं होता तब हम कहते हैं कि इसका मतलब ये 17 कट जाएगा। लड़कियों में भी, लड़कों को भी जब जोड़ेंगे तो उसमें भी 17 का मल्टीपल आएगा और 17 कट जाएगा। लेकिन चूंकि ऑप्शन में 17 है तो डेफिनेटली ये 17 कटने वाला नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आते हैं। ये देखिए क्वेश्चन मैंने ये कितनी बार करा दिया है, इसमें डायरेक्ट आप देख करके कर सकते हैं। देखिए पहले सवाल समझ लीजिए। सवाल है कि केंद्र O वाले एक वृत्त के बाहरी बिंदु P से वृत्त पर दो बिंदु A और B पर दो स्पर्श रेखाएं P और PB खींची गई हैं, और ये कोण दिया है और ये पूछ रहा है। मैंने आपको डायरेक्ट बोला है दोस्तों कि यहाँ पर जो कोण का मान आएगा वो डायरेक्ट हाफ आएगा। देखिए जैसे मैं बना देता हूँ आपको, देखिए जैसे ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया, यहाँ से दो टेंजेंट मैंने P से खींच दिया, एक PA है और एक क्या है हमारे पास
पी बी है और यहाँ पर इसको सेंटर से मैंने मिला दिया, ये ओ है, इसको भी मिलाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब ये एंगल ए पी बी यानी कि ये एंगल आपको 130 दे रखा है, ठीक है। और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है ये वाला एंगल, देखिए आपसे पूछ रहा है ओ ए बी का मतलब ये एंगल पूछ रहा है, ये वाला। और ये एंगल डायरेक्ट इसकी आधा होता है ए पी बी के, देखिए एंगल ए पी बी बाई 2 होता है, तो ए पी बी 130 है, इसको बाई 2 कर दोगे तो 65 आएगा। अब अगर आपके मन में ये ख्याल है कि ये बाई 2 क्यों हो रहा है, तो आप जाइए और पिछले वीडियो को देखिए, मैंने उसमें पूरा एक्सप्लेन करके रखा है और बताया है कि हम आधा करके क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली में क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन सारे के सारे मिलते जुलते हैं दोस्तों, ठीक है। टाइप, एक भी क्वेश्चन का टाइप मतलब चेंज नहीं हुआ है, आप देखेंगे दोस्तों कि क्वेश्चन की टाइप सेम है, बस डेटा चेंज हुआ है। तो आप चाहते हैं और डिटेल में देखना कि ये कैसे आधा किया है मैंने, क्यों आधा किया है, ये आधा क्यों हुआ है, तो इसका आप कारण जान सकते हैं 23 नवंबर की दूसरी वीडियो देख करके, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आते हैं। अब देखिए ये सवाल भी सेम टू सेम मिलता जुलता है, ये सवाल भी मैंने करा दिया था उसमें। सवाल देखिए, सवाल में आपको क्या बोला गया है दोस्तों, देखिए थोड़ा सा चेंज है बस यहाँ पर, उसमें आपसे मूलधन पूछ रखा था यानी कि प्रिंसिपल पूछ रखा था, और यहाँ पर आपसे प्रिंसिपल नहीं पूछ के सीआई पूछ लिया है। सवाल है कि किसी धनराशि यानी कि किसी प्रिंसिपल पर 17% का जो वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज है, वो 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है और हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो हमें पहले यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा कि प्रिंसिपल कितना है, ठीक है। बिना प्रिंसिपल निकाले बात नहीं बनने वाली है यहाँ पर। तो आप प्रिंसिपल कैसे निकाल सकते हैं, देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि 17% के हिसाब से 2 साल में जो सीआई और एसआई का अंतर आएगा, सीआई और एसआई का अंतर हम कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट जितना आर है आर का स्क्वायर बाई 100, यही सीआई और एसआई का अंतर होता है 2 साल के लिए, ये ध्यान रखिए। 2 ईयर्स के लिए जो सीआई और माइनस का एसआई आता है वो आर स्क्वायर बाई 100 आता है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पर बोलोगे 17 का स्क्वायर 289 और बाई का 100, यानी कि पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो इतना परसेंट की वैल्यू है वो सवाल में कितना दे रखी है 433, चलिए मैं थोड़ा साफ लिख देता हूँ, परसेंट को मैं नहीं लिख रहा हूँ लेकिन परसेंटेज एक्चुअली में यहाँ पर आएगा, तो थोड़ा साफ कर लेते हैं। इतनी परसेंट की वैल्यू आ गई 433 और पॉइंट की 50, पॉइंट से पॉइंट तो हमने पहले काट दिया, 17 से इसको काटोगे तो 17 बार में ही कटेगा, 17 से इसको अगर काटोगे आप तो कितना बार में कटेगा दोस्तों, 17 दूना 34, तो 6 और 3 9, तो 17 चौके 68 और 17 पचे 85, तो 5 और 3 8 और 17 पचे 85, इतना बार में कटेगा। 17 से वापस काट लीजिए तो ये 17 एक बार में, तो 3 और 5 8, 17 पचे 85, 150, एक की वैल्यू 150 आ गई, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15,000, यानी कि 15,000 तो हमारा क्या हो गया दोस्तों, 15,000 हो गया हमारा प्रिंसिपल। लेकिन इसका हमें 2 बार 17% के हिसाब से क्या निकालना है, ब्याज निकालना है, तो हम निकाल लेते हैं। देखिए सबसे बेहतर तरीका क्या होगा कि आप पहले 17% का 2 बार में निकालो कि ब्याज कितना आएगा, आसान है निकालना। देखो 17 को 2 से गुना करो, 17 दूना 34 और पॉइंट 17 का स्क्वायर 289, यानी कि प्लस का 2.89, तो ये 34 और 2 36.89 आएगा, 36.89% बनेगा आपका 2 साल में 17% के हिसाब से सीआई। तो आप डायरेक्ट यही बात निकालोगे कि हमें एक्चुअली में अब निकालना क्या रह गया, प्रिंसिपल का इतना परसेंट, तो सीधा सीधा भाषा में हम निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल हमारे पास कितना आया है दोस्तों, आप बोलेंगे कि 15,000 प्रिंसिपल है, तो हम ये देखेंगे दोस्तों 15,000 का कितना परसेंट, 36.89 और बाई 100%। अब देखिए 36 अच्छा देखिए 15 में 3 है, तो आंसर हम एक बार चेक कर लेते हैं कि 3 से कटने वाला मल्टीपल कौन सा है। देखो सबसे पहले की आंसर तो पॉइंट में आएगा, आंसर पॉइंट में आने वाला है, तो ये दोनों हटा दो। आंसर पॉइंट में क्यों आ रहा है, आप देख रहे हैं कि 2 जीरो से 2 जीरो काटने के बाद भी ऊपर हमारे पास पॉइंट बचा हुआ है, तो आंसर पॉइंट में ही आएगा। और ये 1 जीरो इस पॉइंट का कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि 1 जीरो से कोई अंतर नहीं आएगा, पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा 1 अंक खिसकेगा, 2 अंक तो नहीं खिसक जाएगा कि पॉइंट साफ हो जाए, तो पॉइंट में आंसर नहीं आने वाला है। अब आप 3 का मल्टीपल ढूंढ लो, 3 का मल्टीपल ढूंढने जाओगे तो देखो इसमें 7 2 9 कट रहा है, 5 3 8 नहीं कटा और 5 भी नहीं कटा, बस ऑप्शन सेकंड गया, तो ऑप्शन ए हमारा बच गया आंसर। अदरवाइज आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन से बेहतर है कि आप मल्टीपल ढूंढो और आगे बढ़ो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं और आगे और अगले सवाल पर आते हैं। मजा आ रहा है तो जरूर से वीडियो को लाइक करना और कमेंट भी करना जरूर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको बोला गया है दोस्तों कि ए बी सी डी ई सभी में लड़कियों और लड़कों का टोटल मिला करके आपको औसत संख्या बताना है कि विद्यार्थियों का औसत कितना है। तो हम सबको ऐड करेंगे दोस्तों, औसत बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा और सबको जोड़ करके उनकी संख्या से हम क्या कर देंगे, डिवाइड। चलिए सबको जोड़ लेते हैं पहले, कितना आएगा। तो सबको अगर जोड़ना हो तो देखिए पहले यहाँ पर है 600 और 500, 6 और 5 1100, तो हम पहले फर्स्ट डिजिट को जोड़ते जाते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम फर्स्ट डिजिट को जोड़ते जाएंगे, तो मैं बड़ा कर देता हूँ, अगर आप देखना चाहें आपको दिखाई दे दे तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए 6 और 5 11, 11 और 4 हो गया 15, 15 और 5 20, 20 और 7 27, 27 और 6 33, 33 और 7 हो गया 40 और 6 46 और 8 हो गया 54, 54 और 6 हो गया 60।
60 में 50 कितना बार है, देखो 60 का मतलब 6000 बन गया, और प्लस का 50 कितना है, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 5 बार का मतलब 5 चौके 20, यानी कि 200 और आ गया। तो ये कितना आ गया टोटल, 6200 रुपया आ गया। ठीक है, 1 2 3 4, अच्छा 5 बार है, 5 बार है, सॉरी 50 5 बार है, तो 50 के लिए 250 बन जाएगा। इनको ऐड करिएगा, 6250 रुपया टोटल योगफल आ गया। और कितने ए बी सी डी ई, ये 1 2 3 और 4 और 5, 5 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 5 से 12 25 60, और 5 5 25, 1250 आ जाएगा, 1250 अपना आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और अगले सवाल पर आते हैं। आप ऑप्शन देख सकते हैं, 1250 यहाँ पे है। अब देखिए अगला सवाल काफी आसान सवाल है। 7000 से कोई राशि बढ़कर के 12000 हो गई तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। पहले तो 3 जीरो से 3 जीरो साफ कर दो, तो 7 से 12 हो गया, यानी कि 5 बढ़ा है किस पे, 7 पे। इसका हमें परसेंटेज वैल्यू बताना है। बताइए 1/7 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलेंगे दोस्तों 14.2/7 होता है। इसका 5 टाइम्स हमें बताना है, तो 14 25 70 प्लस कितना आ जाएगा, 5 दुना 10/7। इसको हम 10/7 को एक बार और लिख सकते हैं, तो यह आ जाएगा 71 और 3/7%, यानी कि ऑप्शन 1 जो है ये सही उत्तर है। ठीक है, तो आप किसी भी तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, आप चाहें तो इसको 500/7 रख के भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो भी आपका आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आते हैं। अब देखिए अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है कि किसी व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और 10% के लाभ पर बेच दिया। किसी व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और कितने परसेंट के लाभ पर बेच दिया दोस्तों, 10% के लाभ पर बेच दिया। और उसने वस्तु को अगर 20% कम मूल्य पर खरीदा होता और 1000 रुपये अधिक में बेचा होता तो 40% का लाभ मिल जाता। तो उसका पूर्व वाला विक्रय मूल्य कितना होगा। पूर्व वाला विक्रय मूल्य का मतलब कितना, देखिए पहले तो अगर आप यहाँ पर सबसे पहले यही दिमाग लगा लें कि पूर्व वाला विक्रय मूल्य का मतलब कितना है, तो आप कहेंगे दोस्तों कि पूर्व वाला विक्रय मूल्य 10% लाभ पर बेचा था, यानी कि 110% की वैल्यू हमें बतानी है। और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर 110% की वैल्यू बतानी है दोस्तों, तो आंसर 11 का क्या आएगा, मल्टीपल आएगा। 11 से आंसर कटेगा, और 11 से कटने वाला हमारे पास केवल इकलौता ऑप्शन ए है, दैट इज 55,000। बस काम खत्म, यहीं पर सवाल खत्म हो गया। लेकिन अब आप चाहते हैं बनाना, तो मैंने तरीके पिछली वीडियो में भी करा रखे हैं, यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए पहले हम सीपी और एसपी की बात कर लेते हैं। सीपी इधर और इधर एसपी। सीपी में क्या कंडीशन है कि उसने 20% कम मूल्य पर खरीदा होता है, यानी कि 80% पे खरीदा होता। और एसपी में क्या है कि 10% लाभ पर पहले बेचा है, यानी कि पहले का एसपी 110% है। अब ये कह रहा है कि अगर वह 1000 अधिक रुपए में बेचा होता, यानी कि एसपी 1000 ज़्यादा होता, सीपी पर 40% का उसे अब लाभ मिल जाता है, यानी कि यहाँ ये 140/100 बन जाता। 40% लाभ मिलने का मतलब यही है। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 14 8 112, और इसको इधर लाओगे दोस्तों तो 112 में से 110 जाएगा, तो 2% की वैल्यू हमारे पास कितनी बच गई दोस्तों, 2% की वैल्यू हमारे पास बच गई 1000। तो हमें 100% की वैल्यू बतानी है। बोलो ये 50 गुना हुआ है, ये भी 50 गुना हो जाएगा, तो 50 गुना का मतलब तो ये 50,000 बन जाएगा। कुछ और दिक्कत आ गई क्या। अच्छा तो हमें विक्रयमूल्य बताना है ना दोस्तों। विक्रयमूल्य का मतलब हमें 110% बताना है एक्चुअली। 100% निकालेंगे तो क्रयमूल्य आ जाएगा। हमें विक्रयमूल्य बताना है, यानी कि 110% की वैल्यू बतानी है। अब बताइए 110% की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों। ये 55 गुना है, तो ये भी 55 गुना होगा। 55 से गुना करोगे तो 55 पर 2 जीरो आ जाएगा, 3 जीरो एक्चुअली में, तो 55,000। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ये सवाल देखिए भाइयों, इसमें आपसे पूछ रहा है कि 72 गुना 73 गुना 78 गुना 76 को 35 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल बचेगा। पिछला सवाल भी सेम टू सेम था, उसमें भी शायद 35 या 34 से डिवाइड करवाया था। तो यहाँ पर हम सिंपली अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। आप बताइए 35 को अगर हम 35 से 72 को डिवाइड करेंगे तो 35 दूना 70, यानी कि 2 रिमाइंडर बचेगा। 73 को अब भाग लगाएंगे तो एक ज़्यादा बचेगा 3। इसको भाग लगाएंगे तो यहाँ पर 8 बच जाएगा, इसको भाग लगाएंगे तो 6 बच जाएगा, क्योंकि 70 तक कट रहा है। 70 तक कट रहा है तो जो मच गया वो रिमाइंडर हो गया। और बाई का कितना हो गया 35। अब ये देखिए कितना हो गया दोस्तों, आप जैसे मन वैसे गुना कर लो। 3 दूना 6, और 6 चार का 36 हो गया। 36 गुना का 8 बटा में हमें 35 बताना है। यहाँ से देखिए 35 से अगर 36 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचेगा, और इंटू का ये 8, तो 8 एकम ऊपर 8 ही बच गया, यानी कि 8 का मतलब ऑप्शन 2 सही उत्तर है। मैंने क्या किया, मैं आप वापस से समझ लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको वापस से मैंने क्या किया। बहुत ध्यान से बात समझिएगा दोस्तों। मैंने ये बोला कि अगर आप मेरे भाई भाग लगाते हो 72 में किससे, 35 से, तो 35 दूना 70 होता है, यानी कि 2 रिमाइंडर बचेगा। और अगर 72 में 2 बचा है तो 73, सब में 70 70 तक कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर 3, यहाँ पर 8, यहाँ पे 6। अब मैंने गुना कर लिया, किसी को भी आप गुना कर सकते हैं, जहाँ तक आपको मन आए वहाँ तक गुना कर सकते हैं। तो मैंने 3 दूना 6 चार का 36 गुना कर दिया, क्योंकि ये 35 के ज़्यादा करीब था, तो 36 और गुना का 8 बच गया, और बटा का 35। अब 35 से अगर 36 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, और साथ में ये 8 रिमाइंडर बचा है इंटू का, तो 8 एकम 8। बस काम खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं अब। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर आपको बोला गया दोस्तों कि 3 व्यक्तियों ए बी सी
के समूह का जो औसत वजन है वो 70 केजी है, ठीक है, औसत वजन 70 किलो है। अब इसमें डी एक और आदमी शामिल हो जाता है तो औसत वजन कितना हो जाता है दोस्तों, 60 हो जाता है। 70 से घट के कितना हो गया, 60। अब ई एक व्यक्ति है जिसका वजन डी के वजन से 5 केजी अधिक है, वो ए के स्थान पर आ जाता है और तब बी सी डी ई का औसत वजन 59 केजी हो जाता है। तो ए डी ई का औसत वजन ज्ञात करना है निकटतम पूर्णांक तक शुद्ध। मैंने काफ़ी अच्छे से ये बात समझाया है दोस्तों और काफ़ी शॉर्ट मेथड से बनाया है, अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखे होंगे तो। सवाल पढ़ने में बड़ा है लेकिन जितना बड़ा सवाल है उतना ही छोटा मैंने आपको तरीका बताया है कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो आप डी की वैल्यू निकालो। देखो डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाइयों, डी की वैल्यू, एक मिनट देखिए। डी की वैल्यू हम सिंपली ये कह सकते हैं कि पहले से एवरेज कितना था 70, डी के शामिल होने से एवरेज घट रहा है तो हम माइनस लगा देंगे। कितना घट गया है, 70 से 60 हो गया, यानी कि 10 की कमी आ गई है। कितने लोगों की, 4 लोगों की। ए बी सी 3 लोग पहले से थे, अब डी आ गया तो 4 लोग हो गए। 70 में से 40 घटाएंगे तो 30 केजी का है डी। अगर डी 30 केजी का है तो ई कितने किलो का होगा बताइए। आपसे ये कह रहा है कि ई का वजन डी से 5 केजी ज्यादा है, यानी कि ई कितना हो गया 35 केजी का। अब हमें जरूरत है किसका दोस्तों, अब हमें ए की जरूरत है, क्योंकि हमें ए डी ई का एवरेज बताना है तो ए का मान हमें निकालना पड़ेगा। तो मैंने ये बोला था दोस्तों कि एक्सचेंज में क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या है आपको कि ए का स्थान ले लेता है कौन, ई, ठीक है। ई जिसका वजन डी से 5 केजी अधिक है वो ए का स्थान ले लेता है। इसका मतलब ए तो छोड़ देता है ग्रुप और ई शामिल हो जाता है। तो ऐसे में एवरेज कितनी हो जाती है, 59 हो जाती है। यानी कि पहले से एवरेज तो 60 थी, देखिए जब डी था और ए भी था तब एवरेज कितना था, 60 था, लेकिन ए जब चला गया और ई आ गया तो एवरेज 60 से 59 हो गया। यानी कि कितना कम हो गया एवरेज, तो आप बोलेंगे दोस्तों 4 कम हो गया, 4 लोगों का। देखिए 60 से 59 हो गया, यानी कि हर एक आदमी का एक एक कम हो गया। और 4 लोग हैं, बी सी डी ई 4 लोग हैं, तो 4 की कमी आ गई ओवरऑल ए के जाने से। ए जब गया और ई आया, ई कितना लेकर के आया, 35 किलो लेकर के आया, और ए चला गया तो एवरेज कितना कम कम हो गया, 4 कम हो गया। और मैंने आपको 100 बार बताया है दोस्तों कि अगर बराबर वैल्यू का एक्सचेंज हो तो कभी भी एवरेज बदलता नहीं है। यानी कि जितना ए लेकर के गया है, जैसे मान लीजिए कि ई 35 की जो केजी लेकर के आ रहा है और ए भी अगर 35 केजी ही लेकर गया होता तो एवरेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, एवरेज अभी भी सेम रहता, 60 केजी का 60 ही केजी रहता। लेकिन क्या है कि एवरेज 4 कम हो गया है, 60 से 59 हो गया, एक आदमी का एक कम हुआ तो 4 लोगों का 4 कम हो गया है। और इसका कारण क्या है, कारण ये है कि ए ई से 4 ज्यादा था। 4 ज्यादा का मतलब कितना था दोस्तों, 39 केजी का था। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि ए का वजन कितना था, 39 केजी। अगर ए भी 35 किलो का होता तो 35 ई लेकर के आता और ए 35 लेकर जाता तो एवरेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन ए के जाने से और ई के आने से 4 की औसत में कमी आ गई है, यानी कि ए जब था तो ई से 4 ज़्यादा था। तो ई से 4 ज़्यादा का मतलब 39 था। अब हमें तीनों का एवरेज बताना है, ए डी और ई का एवरेज बताना है। तो एवरेज का मतलब तीनों का योगफल और बटा का 3, यही करना है। जोड़िए, तीनों का योगफल कितना होगा दोस्तों, 30 और 35 कितना होगा, ये 30 या 90 और 9 5 14, यानी कि ये 104 बच गया और बटा का 3, 3 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 35 बार में कट जाएगा। 35 या 105 होता है, 35 के आसपास आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पढ़ाते हैं। बाकी कोई हो भी नहीं सकता है ना, 39 इसको पार कर जाएगा, 30 नीचे ही रह जाएगा, 40 भी पार कर जाएगा, 35 इसके करीब करीब का है, तो 35 अपना उत्तर है। अब ये देखिए एक बड़ा सा सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये देखने में बड़ा है, आसान है लेकिन कैलकुलेटिव थोड़ा आप कह सकते हैं। एक्चुअली में एग्जामिनर आपसे ये जानना चाहता है कि आप परसेंटेज कितना फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ परसेंटेज वैल्यू हमें निकालनी है। एक्चुअली में सवाल क्या है कि देखिए मासिक वेतन किसी व्यक्ति का कितना है, 75,000 का है। 75,000 एक महीने में कमाता है दोस्त, और वह पारिवारिक खर्चों पर ई खर्च करता है, और करों पर टैक्स पर टी खर्च करता है, और दान पर वो कितना खर्च करता है, सी। अब ये कह रहा है कि देखिए शेष राशि बचाता भी है, शेष जो बच जाता है वो सेव कर लेता है, सेविंग करता है, ठीक है। अब ई जो है वो इनकम का 60% है, टी जो है वो ई का 20% है, और सी जो है वो टी का 15% है। अब ये कह रहा है कि अगर उसका इनकम 40% बढ़ जाए, उसके वेतन में सैलरी में 40% का इंक्रीमेंट हो जाए, तब कह रहा है कि ई का प्रतिशत स्तर तो बनाए रखता है, यानी कि ई पहले भी 60% था इनकम का, तो अब भी 60% रहेगा। लेकिन टी जो है, यानी कि जो खर्च करता है वो टैक्स पर, वो ई का कितना परसेंट करता है, 30%, और सी पर जो खर्च करता है वो टी का 20% खर्च करता है, और शेष बचा लेता है। तो पहले का बचत और अभी के बचत में रेशियो क्या होगा ये बताना है। चलिए कोई बात नहीं है, सॉल्व करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि क्या होगा। तो सबसे पहले हमें बचत निकालना पड़ेगा दोनों कंडीशन में। तो देखिए पहले कंडीशन में मैं बात करता हूँ, पहले वाले फर्स्ट कंडीशन में। फर्स्ट कंडीशन में आप बोलेंगे दोस्तों कि टोटल इनकम कितना था, 75,000 था। बात समझ रहे हैं, 75,000 था। ई पर कितना खर्च करेगा दोस्तों, तो ई पर इसका 60% खर्च कर रहा है। 60% का मतलब 6 गुना, तो 6 गुना कीजिए आप, तो 6 25 30 का 0, और 6 7 42, और 3 कितना आ गया, 45। 45,000 खर्च कर देता है इस पर, ठीक है। इस पर कितना खर्च कर दिया दोस्तों, 45,000 खर्च कर दिया। अब ई के बाद आता है टी, तो टी कितना खर्च करता है, ई का 20%। 45,000 का 20% कितना हो जाएगा दोस्तों, 45 दूना 90, यानी कि 9,000 आ जाएगा,
ठीक है। 20% मैंने इतना जल्दी कैसे निकाला, एक जीरो आप काट दीजिएगा तो 10% 4500 आ गया, तो 20% इसका डबल आ जाएगा यानी कि 9000। अब टी का मान हमने निकाल लिया, सी क्या है, सी टी का 15% है, तो सी की वैल्यू अगर आप देखते हैं तो इसका 15% यानी कि 15 नवा 135, तो ये आ गया 1350 रुपये। अब यहाँ पर आप सेविंग निकाल लीजिए, सेविंग के लिए आपको इन तीनों को ही घटाना पड़ेगा 75,000 में से। घटा लिए 75,000 में से 45 घटाएंगे तो 30,000 बच जाएगा, और 30,000 में से 9,000 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा दोस्तों, 21,000। 21,000 में से 1,000 और घटा दीजिए तो बचेगा 20,000, और 20,000 में से 300 घटाएंगे तो बचेगा 17,000। 17,000 में से 50 घटा देंगे तो ये 1650 आ जाएगा। ठीक है, तो पहली सेविंग हमने कितनी घटा, 1650 नहीं, एक्चुअली में 1000 में चल रहा है ना ये, तो ये 1950 आएगा ना, 1 मिनट, ये 1950 आएगा। ठीक है, तो क्योंकि 20,000 में से हमने 1,000 घटाया तो कितना बच जाएगा, 19,000। 19,000 में से हमें ये घटाना है 350, हमने सही घटाया है, 1 मिनट रुकिए। 19,000 में से 300 घटाएंगे तो पहले 20,000 में से 300 घटाएंगे, 1 मिनट वापस से देख लेते हैं। देखिए 30,000 में से 9,000 चला गया तो 21,000, 21,000 में से 1,000 गया 20,000, 20,000 में से पहले 300 घटा दो तो कितना बचेगा हमारे पास दोस्तों, 19,700, उसमें से 50 चला गया तो 19,650 एक्चुअली में बचेगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन आप देखिए, सेकंड कंडीशन में आप देखिए यहाँ पर, सेकंड कंडीशन में आप बोलेंगे दोस्तों कि इनकम क्या होता है, 40% बढ़ जाता है। इसको 40% बढ़ाइए, 40% का मतलब 14 से गुना कर लीजिए, तो 14 पचे 70 का जीरो, और 14 सत्ते 98, और 8 7 15 यानी कि 105, ये इतना आ जाएगा, और इस पर 3 जीरो तो पहले से था, तो ये आ जाएगा अपने पास। ये कुछ ज़्यादा हो गया या फिर ठीक है, एक जीरो ज़्यादा हो गया ना, एक जीरो ज़्यादा हो गया एक्चुअली में, इधर तो हमने बढ़ गया, तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 1,05,000 रुपये आ गया। ठीक है, 40% इंक्रीमेंट हुआ। तो अब यहाँ से देखिए ई के लिए कह रहा है कि ई के लिए तो परसेंटेज सेम है, यानी कि 60% है, तो ई के लिए देखिए ई का प्रतिशत स्तर सेम बनाए रखता है। ठीक है, तो ई के लिए 60% हो जाएगा, 60 से इसको 6 से गुना कर लीजिए, 6 पचे 30 और 6 कम 6, यानी कि 63,000 वो ई पर खर्च कर दिया। ठीक है, ई पर उसने 63,000 खर्च कर दिया, ई का मतलब वो पारिवारिक खर्च कितना कर देता है, 63,000। टी की वैल्यू देखिए, टैक्स कितना देता है, अब ये कह रहा है कि ई का 30% टैक्स देता है, इसका 30% कितना हो जाएगा, 30 से गुना, 3 से गुना कीजिए तो 6 तियाँ 18 और 3 तियाँ 9, यानी कि ये इतना आ गया, 18,900 रुपये इस पर खर्च कर दिया। ठीक है, अब बात करें सी की, तो सी टी का 20% है, देखिए यहाँ पर 20%, इसका 20% यानी कि डबल कीजिए, 9 दूना 18, 18 दूना 36 और 1 37, तो 3780 रुपया यहाँ पर खर्च कर दिया। अब यहाँ पर आप सेविंग देखिए, सेविंग कितना है, तो आप घटाइए, देखिए पहले तो हम सीधा सीधा घटा लेते हैं, 3 लास्ट में ये जीरो का जीरो बचेगा, और यहाँ पर 2 बच जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2, और आगे आप इसको घटा लीजिएगा, वैसे घटाना मुश्किल नहीं है, इसको घटाइएगा तो आपको 1932 मिल जाएगा। ठीक है, 1932 और 1 जीरो मिलेगा। ओके, अब आप रेशियो देख लीजिए यहाँ पर कितना बार में कटेगा, तो 1932 और 1 जीरो अगर आप कटाते हैं दोनों को दोस्तों, तो ये कितना से कट जाएगा, 3 से कटेगा क्या, 9 3 12 और 3, 3 से ये कटता नजर आ रहा है, तो 3 से इसको काटिए, 3 से अगर इसको काटते हैं दोस्तों तो 6 तियाँ 18 और 1 3, तो 3 चौके 12 और फिर 3 चौके 12, ये देखो जीरो काटने के बाद 646 से कट रहा है, और 644 केवल ऑप्शन 3 में है, काम खत्म। इसको भी आप 3 से काटोगे तो ये 655 आ जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। ज़्यादा आपको अगर इंटरेस्ट है अगर और भी आगे बढ़ने में, तो ऐसे आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आ जाते हैं। अब ये अगला सवाल देखिए, एक और ओहियात सा सवाल आ गया, काफ़ी मतलब ऐसे सवाल अगर आपको दिखे इतने लंबे वाले, तो आप क्या करो, इनको सेकंड राउंड में करो। ठीक है, फर्स्ट राउंड में तो करना मत इनको। ठीक है, इनको आप मार्क फॉर रिव्यू कर दो, और सेकंड राउंड में ऐसे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करो। ठीक है, देखिए कोई बात नहीं, हर एक ब्रैकेट वाले को हम अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। पहले इस ब्रैकेट की कहानी समझ लेते हैं कि ये कितना है। तो आप बोलेंगे दोस्तों कि इस ब्रैकेट की कहानी ये है कि यहाँ पर है 9 पचे 45 और 1 46 बटा का 9, और माइनस का 8 सत्ते 56 और 7 6 13, यानी कि कितना हो गया 63 बटे का 8, और इस भाग को हम गुना लिख देते हैं, तो ये 20 नवा 180 और 9 189 आ जाएगा, तो वो तो नीचे आ जाएगा ना, और ऊपर 20 चला जाएगा, क्योंकि ये डिवीजन का चिन्ह है, तो भाग को अगर हम गुना में बदलेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। देखो ऊपर मैंने 20 लिखा है, यहाँ पर ये 9 है, और ऊपर मैंने 20 लिखा था। ये इसे 3 टाइम्स कट रहा है, और ये 4 दूना 8, 2 चौके 8 और ये 5 चौके 20, तो ये हमारे पास आ गया 46 बटा का 9, और माइनस का 5 बटा 3 दूना 6। इनको अगर आप घटाते हो दोस्तों, तो 46 बटा 9 में से ये घटाओगे तो कितना दे देगा आपको, देखिए एलसीएम तो 18 आ जाएगी, तो नीचे हम 18 ले लेंगे, और ऊपर कितना आ जाएगा आपका दोस्तों 46 दूना हो गया 92, और ये 5 तियाँ 15, 92 में से 15 घटा लो तो कितना आ जाएगा 77। ये हमारे पास 77 आ गया। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, ये 77 है एक्चुअली में। देखिए ये 1 मिनट दोस्तों, 77 क्या हो गया भाई, सही से चल जा। ठीक है, 77 आ गया। अब देखिए अभी हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये कितना होगा, तो आप बोलेंगे 5 चौके 20 और 1 21 बटा कितना है दोस्तों 4 है, और डिवाइडेड बाई को हम गुना में कर देते हैं, तो ये 7 दूना 14, तो ऊपर चला जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 3।
तो ये 3 सत्ते 21 आ गया और 2 दूना 4 और ये 7 दूना 14, यानी कि 7 सत्ते 49 बटा कितना आ गया 2। ये वैल्यू तो 49/2 आ गई। इसकी भी आप चाहें तो बात कर लें, 2 से 2 कट जाएगा तो ये वैल्यू तो एक्चुअली में 5 ही आने वाली है, पहली वाली वैल्यू 5 आ गई। अब फाइनल हमें जो निकालना है वो हम वहाँ पे बात करते हैं। देखिए यहाँ से हमें 5 मिल गया दोस्तों फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म कितना आ गया 49/2, तो हमें बीच में प्लस था तो प्लस का कितना आ गया दोस्तों 49/2। फिर यहाँ पर डिवीजन का चिन्ह है, तो डिवीजन को अगर हम गुना लिखेंगे तो ये पलट जाएगा एक्चुअली में, तो 18 ऊपर हो जाएगा और ये 77 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। फिर गुना में लास्ट में एक 11/21 भी है, तो 11/21 आ गया। ठीक है, अब कटाइए तो 11 सत्ते 77 आ गया और ये 7 से कट जाएगा, 7 सत्ते 49, 7 से कट जाएगा 7 तियाँ 21 और 3 दूना 6 तियाँ 18 कट जाएगा। तो यहाँ पे 5 बच गया, यहाँ पर 3, तो 5 और 3 कितना आ गया दोस्तों 8, यानी कि सेकंड वाला इसका सही जवाब है। तो थोड़ा कैलकुलेटिव है, ये सवाल कैलकुलेटिव है। अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आते हैं। ये सवाल देखिए, अब इससे आसान सवाल आप ढूंढेंगे तो सीपीओ में नहीं मिलेगा, पूरे सीपीओ के हिस्ट्री में भी नहीं मिलेगा। 4, 5, 8, 9 और सॉरी 9 नहीं है, 4, 5, 8, 10 और 12 से पूर्णतः विभाज्य। पूर्णतः विभाज्य कौन होता है दोस्तों, एलसीएम होता है लघुत्तम समापवर्तक। तो इनका एलसीएम निकाल लीजिए, 12, 10, 12 ना 120, यही एलसीएम आएगा। तो एलसीएम 120 है, तो हो गया काम, आपको लघुत्तम निकालना था। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या बोला गया है दोस्तों, यहाँ पर बोला गया है कि एफ विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या बता दो। पहले एफ वाले का आप देखिए कौन सा कलर है, एफ वाले का ये वाला कलर है जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर 22%। तो हमें 22% की वैल्यू बतानी है। क्यों ना हम ये कहें कि 11 से कटने वाला आंसर होगा दैट इज 99, क्योंकि 22 में 11 है, बस काम खत्म। बाकी आप सॉल्व करने के शौकीन हैं तो आप ऐसे कहेंगे दोस्तों कि टोटल कर्मचारियों की संख्या ऊपर देखिए 450 है, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी है दोस्तों 450 है। ठीक है, और हमें किसकी वैल्यू बतानी है 22% की वैल्यू बतानी है। आप 10 से 10 को काट लोगे और ये हो जाएगा कितना 2 पचे 10 और ये 9 पचे 45 और 2 को आप 22 कैसे बना सकते हो 11 से गुना करके, तो इस 9 को भी 11 से गुना करोगे, 11 9 कितना आ जाएगा 99। बस आप ऐसे ला सकते हैं, लेकिन आप शुरू में ही देखते कि 11 का मल्टीपल ढूंढ लें तो बल्ले बल्ले हो जाती। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल देखिए दोस्तों, डायरेक्ट पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है और ये 2019 की जो सीपीओ की पेपर हुई थी उसमें भी इस पर सवाल आए हुए थे और यहाँ पर भी आए हुए हैं। देखिए एक बात आपको याद रखना है दोस्तों, सवाल जैसे दिया है कि 6 अंकों वाली एक संख्या ये है और ये 7, 11 और 13 से विभाज्य है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। सबसे पहली बात ये कि 7, 11 और 13 से जो कटता है नंबर वो रिपीट होता है। ठीक है, देखिए 7, 11 और 13 से कटने का मतलब वो नंबर किससे डिविजिबल होगा 1001 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 7, 11 और 13 का जो एलसीएम आता है दोस्तों, इनका जो एलसीएम आता है लघुत्तम समापवर्तक वो आता है 1001, 1001। और इससे अगर आप किसी भी नंबर को 3 डिजिट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वो रिपीट हो जाता है एबीसी और फिर से एबीसी आ जाता है। ये बात आपको याद रखना है कि इससे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं या जो भी नंबर 7 और 7, 11 और 13 से कटेगा वो इसी फॉर्म का होगा। ठीक है, 6 डिजिट का होगा और उसमें ये डिजिट रिपीट होंगे। ठीक है, तो रिपीटेड अगर ये हैं तो आप यहाँ से इस पर लिख दो। देखिए अगर ये रिपीटेड हैं तो आप सवाल से देखिए, सवाल में आपको क्या दे रखा है 5x 2y और 6z, तो एक्चुअली में वो रिपीट होंगे। जैसे 5 पहला आ गया, दूसरा यहाँ पर पता नहीं है, तीसरा 2 है, फिर से देखिए ये 3 डिजिट हो गए तो अगला 3 डिजिट फिर से रिपीट होगा, यानी कि 5 और फिर से खाली और फिर से 2 आएगा। तो ये जो खाली वाला नंबर है सवाल में वहाँ पे क्या है 6, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 होगा, यानी कि 562 दो बार रिपीट हुआ है। सीधी सी बात ये है, आप किसी भी तरह से चेक कर सकते हैं कि क्या चीज़ रिपीट हुआ है 3 बार, तो आप पाएंगे कि 562 और 562 रिपीट है। अब यहाँ से पहला वाला x की वैल्यू है 5, दूसरा वाला y की वैल्यू और तीसरा वाला z की वैल्यू यहाँ पे रख दो। x की वैल्यू तो 5 है, माइनस y की वैल्यू कितनी है दोस्तों 2 और प्लस z की वैल्यू 2 है, तो 2 या 6, 6 5 11 में से 2 जाएगा तब तो 9 आने लगा, 2 या 6 और y, अच्छा y की वैल्यू 6 है ना, 1 मिनट, y की वैल्यू यहाँ पर क्या है 6 है, ये मिस्टेक हो गया। y की वैल्यू कितनी है 6 और प्लस का 3z, तो z की वैल्यू 2 है तो 2 3 ये 6 आ जाएगा, लेकिन ऐसे भी तो बात नहीं बना, कुछ तो गड़बड़ आने लगा ना। अच्छा 5 x माइनस वाई, अच्छा यहाँ पर गड़बड़ है ना। देखो x की मैं गलत यहीं से ले रहा हूँ ना, सवाल में देखिए कि x कहाँ पर है, ये 6 है। ठीक है, सवाल के हिसाब से हमें सोचना पड़ेगा ना, सवाल में x दूसरा वाला है यानी कि ये x की वैल्यू है, फिर देखिए y क्या है एक छोड़कर अगला, यानी कि ये y की वैल्यू है, और फिर यहाँ पर z है तो z की वैल्यू क्या है 2 है। अब हमें पहले पुट करनी पड़ेगी, तो x की जगह पर 6 माइनस y की जगह पर 5 और प्लस का z की जगह पर 2 रखेंगे, 2 3 6 6 12 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 7, यानी कि ऑप्शन सेकंड वाला सही उत्तर है। आशा है कि आप बात समझ पा रहे हैं, बात समझ पा रहे होंगे तो जरूर से लाइक करना और कमेंट भी कर देना ताकि पता चले हमें। देखिए भाई अगले सवाल में आपको ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है और आरंभिक बिंदु पर वापस लौट जाता है, यानी कि 300 किलोमीटर गया
300 किलोमीटर फिर वापस चल के आ गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस तरह से उसके द्वारा तय की गई जो दूरी, अब देखिए 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी कि गया और आया तो टोटल 300 किलोमीटर चला। अब ये कह रहा है कि अगर वापस आने के लिए वह समय 5 घंटे अधिक लगाता है, कब? यदि वह चाल की तुलना में, जाने की चाल की तुलना में 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक से लौटता है, तो आपको बताना है कि उसकी जाते समय चाल क्या थी। आसान है, देखिए क्या कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आप ये समझिए, जैसे 300 किलोमीटर की दूरी है और मान लीजिए कि वो एक्स की स्पीड है उसकी, ठीक है, एक्स की स्पीड है एक्चुअली में उसकी। तो आप ये कहेंगे दोस्तों कि अगर उसकी स्पीड एक्स की है, बात ध्यान से समझिएगा, अगर उसकी स्पीड एक्स की है तो आप बोले हैं कि ये टाइमिंग लगेगा 300 बटा एक्स, दूरी बटा समय, दूरी बटा चाल, यही ना समय होता है। और सेकंड टाइम में टाइम कम लगेगा, टाइम कितना कम लगेगा? तो आप बोलेंगे 300 और बटा में वो स्पीड को कितना कर लेता है, 10 बढ़ा लेता है, यानी कि ये x प्लस 10 हो गया। स्पीड बढ़ाएगा तो टाइम डेफिनेटली कम लगेगा, तो इससे कितना टाइम कम लगता है? तो आप बोलेंगे 5 घंटे कम लगता है, तो ये 5 के बराबर रख दिया। अब यहाँ से आप चाहे तो ऑप्शन चेकआउट कर लो, बेहतर यही होगा, वरना आप इसे सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक बन जाएगा, द्विघात समीकरण बनेगा। तो ऑप्शन को हम चेकआउट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं 30 की। अगर 30 लेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 10 और माइनस का ये कितना मिल जाएगा, 30 और 10 40। अब बताइए अगर यहाँ पे हम 30 लेते हैं तो 40 से 300 ही नहीं कटेगा, और 40 से 300 नहीं कटेगा तो पॉइंट में वैल्यू आने लगेगी, लेकिन हमें तो 5 चाहिए, तो हम ये नहीं ले सकते। 30 तो चला गया हवा में। 25 अगर आप लेंगे तो ये 25 चौका 100 4 ये 12 बन जाएगा, और माइनस में ये 25 और 10 कितना बन जाएगा, 35। लेकिन 35 से भी 300 नहीं कटेगा तो ये भी चला गया, क्योंकि अगर कटेगा तो पॉइंट में आ जाएगा। अब बात करते हैं 15 की। अगर 15 लेते हैं तो ये 15 दूना 30, ये आ गया 20, और माइनस में 15 और ये 10 कितना आ गया, 25। 25 से भी 300 नहीं कटता है तो ये 15 भी कट गया, तो 20 हमारे पास ऑप्शन बच गया, 20 हमारा सही उत्तर है। अब अगर आप चेक करने के शौकीन है तो चेक कर लीजिए, 20 रखते हैं तो ये 20 से कटेगा कितनी बार में, 15 बार में, एक जीरो से एक जीरो, और 2 से 15 बारी में 30, और ये 30 आ जाएगा। देखिए 20 और 10 30 से डिवाइड कीजिएगा तो 10 आ जाएगा, घटाकर 5 भी आ जा रहा है, बस 20 सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आते हैं। अब ये सवाल समझिए दोस्तों, यहाँ पर आपको 3 कुर्सियों का एवरेज मूल्य दिया है 14,014, ठीक है, 14,014 रुपये, और उनके मूल्यों का जो अनुपात है वो है 3, 4 और 7। तो आपको सर्वाधिक मूल्य वाली कुर्सी बतानी है। सीधी सी बात है दोस्तों, हम इजीली निकाल सकते हैं। देखिए एवरेज वैल्यू हमें पता है, तो एवरेज आप चाहें तो लिख सकते हैं डायरेक्ट सम इंटू का टोटल। तो टोटल आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि एवरेज कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर टोटल जोड़ लीजिए, ये औसत वैल्यू है, ठीक है, और उनके मूल्य का जो अनुपात है ये इतना है। तो आप यहाँ से दोस्तों सीधी सीधी ये बात कह सकते हैं कि टोटल अगर हम जोड़ निकालते हैं यहाँ पर तो 7 3 10 और 4 14 आ जाता है। 14 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलेंगे दोस्तों 14 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर ये 14 और 014, ठीक है, 14 की वैल्यू यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर एवरेज नहीं लिखना चाहिए, अगर एवरेज लिख रहा है तो काम गड़बड़ हो जाएगा। जैसे देखिए अगर हम बिना एवरेज माने तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर औसत मूल्य, यहाँ पर औसत ना मिल लिख के टोटल वैल्यू लिखनी पड़ेगी, कुल मूल्य लिखना पड़ेगा, औसत नहीं, ठीक है। अगर ये औसत नहीं होता तभी हम बनाएंगे तो ये आंसर बनेगा। देखिए जैसे मूल्यों का अनुपात यहाँ पर कितना आ गया, 4 3 7 7 14 आ गया, और 14 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 14 0 14। अगर आप काटेंगे तो 14 एक बारी में, फिर 0 और फिर 0 14 एक बारी में। एक की वैल्यू इतनी आ गई, हमसे पूछ रहा है कि सर्वाधिक मूल्य वाली कुर्सी कौन सी है, 7 है, तो हम 7 की वैल्यू निकालेंगे तो ये 7007 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना आंसर होगा, लेकिन ये ध्यान रखना यहाँ पर औसत नहीं देना चाहिए था, कुल मूल्य देना चाहिए था। अब बढ़ते हैं आगे और अगले सवाल पर आते हैं। देखिए भाई अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है, ए और बी किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, ए और सी 45 दिन में, बी अकेले कितना दिन में करेगा। बिल्कुल सेम टू सेम मिलता जुलता सवाल है। देखिए ए बी कितने दिन में करते हैं दोस्तों, 36, बी सी कितने दिन में करते हैं तो आप बोलेंगे 60, और ए सी करते हैं कितने दिन में, 45। सबका एलसीएम कितना बना लें, 180 बन जाएगा, तो 180 ये कितना बारी में कट जाएगा, देखो 5 बार में, और ये 3 बार में, और ये 4 बार में, यही आएगा 5 3 4 रेशियो। अब अगर आप ए बी सी की वैल्यू लिखना चाहते हैं तो इनको जोड़ के आधा कीजिएगा, क्योंकि ये डबल डबल है ऊपर, तो हम जोड़ेंगे 5 3 8 4 12, तो 12 का आधा ये 6 हो गया, इनकी एफिशिएंसी तो 6 हो गई। लेकिन हमसे बी का पूछ रहा है, बी का कैसे निकाल सकते हैं, देखो ए बी सी वाले में से हम ए सी को घटा देते हैं, ए बी सी में से ए सी को घटाएंगे तो ए और सी तो कट जाएंगे और बी बच जाएगा, तो इसको घटाइएगा, 4 में से 6 में से 4 जाएगा तो 2, यानी कि बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, और टोटल 180 यूनिट काम कराना है, तो 2 से डिवाइड कर दो, दैट इज 90, यानी कि 90 दिन लगाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये आसान सा सवाल था। 28 नंबर सवाल देखिए, ये भी काफ़ी आसान सवाल है, इसमें क्या ही करें बताइए, बहुत आसान सवाल है। यहाँ पर आपको बोला गया है दोस्तों कि नियत तिथि से पहले अगर आप भुगतान करते हैं, टैक्स चुकाते हैं, तो आपको टैक्स पर 12% का डिस्काउंट मिलता है। अब एक व्यक्ति को अगर 2100 का डिस्काउंट मिला है तो उसकी टैक्स की राशि कितनी थी। आसान सवाल है। देखिए 12% डिस्काउंट मिलता है, लेकिन ये परसेंटेज में डिस्काउंट है, और आपको ये कह रहा है कि आपको जो वैल्यू दे रखी है डिस्काउंट की वो 2100 रुपये है, तो यानी कि 12% की वैल्यू कितनी दे दी आपको, 2100 दे दी, ठीक है। और हमसे किसकी बतानी है वैल्यू, भुगतान की गई राशि, भुगतान की गई 12% तो छूट ही मिला है, तो 88% भुगतान किया होगा।
अब बताइए 88% का मतलब आंसर 11 से कटेगा, 11 से यही कट रहा है देखो, ये तो 25 कटेगा नहीं, 11 से इसको काटेंगे नहीं कटेगा, इसको भी नहीं कटेगा, बस हो गया आंसर। या फिर आप कटा सकते हो, देखो कटाने के शौकीन है तो आप इसको कटाइए, 3 से काटिए तो ये 4 से कट जाएगा, 4 तियाँ 12 और ये 7 तियाँ 21, 4 को 88 कैसे बना सकते हैं हम, तो आप बोलेंगे 22 से गुना कर लो, 22 से इसको भी गुना करोगे तो 22 सत्ते कितना होता है 154, आपको पता होगा, और ये 2 जीरो का 2 जीरो बस। या फिर 11 का आप मल्टीपल ही ढूंढ लो और भी बेहतर रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, 8200 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी से 500 अधिक और सी को ए से 300 अधिक मिला है, सी का हिस्सा क्या है। जिसका हिस्सा पूछ रहा है आप एक्स मान लो, जब अधिक वाला बात है तब की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, सी का हिस्सा पूछ रहा है तो सी को हमने रख दिया कि सी एक्स है। अब देखिए सी के रेस्पेक्ट में आप ए की बात करोगे तो ए को तो बी से 500 अधिक मिला है, पहले सी की बात करते हैं। सी को ए से 300 अधिक मिला है, सी ये इससे 300 क्या है अधिक है, तो अगर हम सी से ए की तरफ आएंगे तो 300 कम करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। यानी कि सी वाला अगर ए से 300 ज्यादा है तो ए वाला सी से कितना कम होगा, 300 कम होगा, तो ए की वैल्यू एक्स माइनस की 300 आ गई। ये एक्चुअली में 300 है, एक मिनट, ये कितनी आ गई एक्स माइनस की 300, यार कैसे राइटिंग बन रहा है, ये हो गया ठीक है। और बी की अगर आप बात कर रहे हैं तो बी की बात क्या है, ए बी से 500 अधिक है, यानी कि ए वाला बी का 500 अधिक है, यानी कि बी वाला ए से 500 कम होगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये होगा एक्स और माइनस का 800, एक्स और माइनस का कितना होगा दोस्तों 800 होगा, यही होगा। अब यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल लीजिए कि तीनों का सम कितना है 8200 रुपये है, तो ये 3x और प्लस का 8 3 1100, ये किसके बराबर आ गया 8200 के बराबर आ गया। तो x की वैल्यू 1100 को ले जाकर जोड़िएगा तो 9300 आ जाएगा, 9300 बटे का 3, तो ये हो गया 31 या 93 और 2 जीरो, तो 3100 अपना आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, फिर से सिंप्लीफिकेशन आ गया, तो यहाँ पर भी हम वैसे ही काम करेंगे, पहले ब्रैकेट वाले को अलग सॉल्व करके इसका बात सीधा कर लेते हैं। ये कितना देगा आपको, बोलिए 3 बटा का 8, ठीक है, और प्लस का ये 4 एकम 4 और 3 7 बटा, देखिए 7 बटा 4 है तो ये 7 से तो 7 कट जाएगा, तो यहाँ पर 1/4 बचेगा, तो ये 3 2 5 बटा 8 आ गया। ये वैल्यू कितनी आ गई हमारी दोस्तों 5 बटे 8 आ गई। इसकी बात कर लेते हैं, तो ये ऑफ में है तो गुणा ही करना पड़ेगा, 2:1 2 दूना 4 और 1 5 बटा 2 है, और गुणा का ये कितना है 5 एकम 5 और 3 8 बटा 5 है। इससे ये कट गया और 2 से कटा दो, 2 चौके 8, ये 4 आ गया। और पहली बारी हमारी कितना है 3 दूना 6 और एक 7 बटा 2 है, 7 बटा 2 और डिवाइडेड बाई ये 4 है, तो इंटू में 1/4 हो जाएगा, और प्लस का ये कितना है, ये वाली वैल्यू प्लस का ये कितनी आ गई 5 बटा 8, तो ये आ गई 7 एकम 7 बटा 8 और प्लस का 5 बटा 8, कुछ ना कुछ तो छूट गया लग रहा है। 5 बटा 8 तो वैल्यू वो वाली आई ही थी, ये 4 ही आई थी, और ये 7, अच्छा अच्छा यहाँ पर नीचे 3 है ना, एक मिनट, यहाँ पर नीचे 3 है दोस्तों, ये वाली वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 है। चलिए इनको हटा ही लेते हैं, फिर बात कर लेंगे वापस से, 7/3 है ये एक्चुअली में, ठीक है। 3 कैसे, देखिए यहाँ पर नीचे 2 पूर्णांक और 1/3 है, तो 3 दूना 6 और एक 7/3 आ गया, और गुना का कितना आया था ये दोस्तों 1/4 आया था, और प्लस का कितना आ गया 5/8, बस। तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से 24 आ जाएगा दोस्तों, और ये 4 तियाँ 12 दूना 24, 7 दूना 14 और प्लस 8 तियाँ 24, तो 5 तियाँ 15, 14 और 15 कितना आ गया 29 और बटा का 24, 29/24, यानी कि ऑप्शन 2 जो है वो सही उत्तर है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो यहाँ पर कह रहा है कि एक बस 1 घंटे 30 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और उसी दूरी को कार 45 मिनट में तय करती है, तो कार की चाल और बस की चाल का अनुपात बताइए। सबसे इजी बात क्या है दोस्तों कि आप देखिए, जब डिस्टेंस सेम है तो चाल का रेशियो जो होता है वो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। डिस्टेंस 60 किलोमीटर बस चला है, और यहाँ पर उसी दूरी को कह रहा है, डिस्टेंस हो गया सेम, डिस्टेंस सेम हो गया तो हम टाइम का रेशियो पहले लिख लेते हैं, और स्पीड का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा। तो टाइम के रेशियो में अगर आप बात करें तो पहले कार का हमसे पूछ रहा है कि कार का चाल, तो कार वाला पहले टाइम लिख लेते हैं 45 मिनट, और रेशियो अगर आप बस की बात करें तो बस कितना लगाया है 1 घंटे 30 मिनट का मतलब कितना हो गया 90 मिनट, 45 दूना 90, यानी कि 1:2 टाइम का रेशियो है, तो स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा 2:1 बस, यानी कि ऑप्शन 3 सही उत्तर है। ये सवाल देखिए भाइयों, इसमें बोला गया है कि एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। एबी इसमें क्या है, वृत्त का व्यास है, डायमीटर है, एडीसी एंगल 118 डिग्री है, बीएसी बताना है। सबसे आसान सवाल है, तो यहाँ पर पहले मैं एक चक्रीय चतुर्भुज बना देता हूँ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये देख लीजिए, ये मैंने बना दिया एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब इसमें आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, इसमें आपसे ये कह रहा है, एक मिनट, ए बी यहाँ पर वृत्त का व्यास था एक्चुअली में, तो हमें ऐसे बनाना पड़ेगा कि ए बी वृत्त का व्यास बन जाए। तो ये लेट से ए बी है, और बाकी हमने ऐसे बना लिया, लेट से, एक मिनट, यहाँ से हमने, एक मिनट, ये एक ड्रॉ कर दिया, एक ऐसे बना दिया, और एक ऐसे बना दिया, ठीक है। ये सी और ये डी हो गया। अब देखिए सवाल में कह रहा है कि ए बी तो व्यास है, ठीक है, और ए डी सी 118 है। ए डी सी का मतलब ये एंगल कितना है दोस्तों 118 है, ये वाला।
अब ये एंगल अगर 118 है दोस्तों, तो ये बी वाला कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 180 में से घटा दो 118 को, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। तो अगर एक 118 है तो ये वाला कितना होगा, 180 में से, एक्चुअली में 80 में से ही 18 घटा दो, पहले 10 घटा देंगे 70, फिर 8 घटा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 62 डिग्री। ये 62 आ गया। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि बी ए सी बता दो, बी ए सी। अच्छा, इसको मिला दीजिए, बी ए सी का मतलब ये एंगल पूछ रहा है। अच्छा देखिए, एक बात और आपको पता होगी दोस्तों, क्या पता होगा कि ये वाले जो एंगल है ये 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि अर्धवृत्त में बना हुआ कौन समकोण होता है, सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बनता है दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, सॉरी, राइट एंगल या फिर ट्रायंगल भी कह दो तो कोई गलत बात नहीं होगा। तो ये 90 डिग्री हो गया। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, इसीलिए ये कोण 90 डिग्री हो गया। अब एक 62 है, एक 90 है, तो ये कोण कितना होगा दोस्तों, 90 और माइनस का 62, लास्ट डिजिट 8 आएगा, बस काम खत्म, 28 आ गया। आप घटा के देख लो, 28 ही आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आते हैं। देखिए भाई, अगला सवाल अपने पास ये है, यहाँ पर आपको बोला गया है, देखिए बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में भी करा रखा है, यानी कि 23 नवंबर का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है दोस्तों, सेकंड शिफ्ट का बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन हैं, और हर एक क्वेश्चन के जैसा मैंने एक एक क्वेश्चन करा रखा है उसमें। तो अगर आपको और डिटेल में समझना है बातें, तो आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए, तब इस वीडियो को देखिए और मजा आएगा आपको। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पहला बात कि सवाल देखने में लंबा चौड़ा है, लेकिन इसका आंसर जो आएगा वो इजी आएगा। ठीक है, तरीका भी इजी है, बशर्ते थोड़ा सा आपको माइंड इसमें लगाना पड़ेगा, और अगर माइंड सेट आपने बैठा लिया है फिर तो आप और इजली कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले हम पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखिए जैसे उसमें क्या है, सबसे ऊपर वाले में पॉइंट के बाद में 3 अंक है, पॉइंट के बाद में 3 अंक है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, और यहाँ पर पॉइंट के बाद केवल 5 डिजिट है एक्चुअली में। ठीक है, तो हर एक के पास 6 डिजिट है पॉइंट के बाद, लेकिन लास्ट वाले टर्म में यहाँ पर क्या था कि पॉइंट के बाद 5 ही डिजिट थे, एक डिजिट कम है। नीचे बात करते हैं, देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 और 2 5 डिजिट हैं, यहाँ भी 3 और 3 5 डिजिट हैं, सॉरी 6 डिजिट हैं। यानी कि हर एक जगह 6 डिजिट है पॉइंट के बाद। जहाँ पर कम है वो कौन सा है, वो ये वाला एरिया है जहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट कम है। तो यहाँ पर हम एक अंक यानी कि एक पॉइंट लेफ्ट साइड खिसकाने के लिए क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर देते हैं। यानी कि ये जो टर्म है, ये टर्म देखिए एक्चुअली में ये कितना लिखा है, आप बात समझिए, 25 और इंटू का लिखा है 0.00 और 455, ये 4 5 और 5। अब मैं कह रहा हूँ कि इसको 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दो। फिर आप बोलेंगे कि देखिए इस मल्टीप्लाई वाले को अगर मैं 250 के 25 के साथ लिख दूँ तो ये 250 बन जाएगा, और इसको 10 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 0. एक बार और जीरो बढ़ जाएगा, तो 3 जीरो हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा 455। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा यही होगा दोस्त कि पॉइंट के बाद अब 6 अंक बन गए ये भी, यानी कि हर एक में पॉइंट के बाद 6 अंक था, ये भी अब 6 अंक बन गया। और जैसे ही ये 6 अंक बनेगा तो पॉइंट को हम काट देंगे, सारे पॉइंट खत्म हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर 6 अंक बनाने वाले हैं, और देखिए अब 6 अंक बनाने के बाद पॉइंट सारे कट जाएंगे। अगर पॉइंट कट जाएंगे तो ऊपर कितना बचेगा, 2 बार 325 बचेगा। आप बात समझ रहे हैं, कितना बार 325 बनेगा दोस्त, 2 बार 325, तो ऊपर बचेगा 325 और इंटू का 325। ठीक है, और माइनस का ये कितना बनेगा, प्लस का 175 टू टाइम्स, और प्लस का 25 पर एक जीरो 250 बन गया था, और ये कितना बन गया था 455। एक्चुअली में पॉइंट हट गया है तो अब 455 हो गया, और ये 250 क्यों हो गया, क्योंकि मैंने 10 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करा रखा है। और बटा के जो नीचे आएगा, देखिए नीचे क्या आएगा दोस्तों, नीचे आएगा हमारे पास 5 और इंटू का 65, एक्चुअली में 65 है, इंटू का 325 और प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस का 7 इंटू 175 और इंटू का 25। अब 25 से इसको काटना शुरू करते हैं। देखिए 25 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 25 से 10 बारी में, ये 25 सत्ते 175, और 25 से ये कितनी बारी में कटता है, 13 बार में। ठीक है, इसको भी 25 से काटना पड़ेगा, 13 बार में मैंने काट दिया। 25 से एक बार और काटिए, देखिए 5 कट गया, और ये 13 पचे 65, तो 25 नीचे तो खत्म हो गया। ये 25 सत्ते 175 कट गया, इसको 25 सत्ते काटना है, तो ये 2 पचे 10, 5 तो यहाँ से ले लिया, 5 यहाँ से ले लेते हैं, 91 टाइम्स कट जाएगा। और ये 25 सत्ते 175, और ये 25 से 13 बार में कटेगा। तो ऊपर आप देख रहे हैं कि 13 2 बार बचा है। देखिए ऊपर क्या बचा है, 13 का स्क्वायर और प्लस का 7 का स्क्वायर, और माइनस में 2 गुणा में 7 गुणा में 13, 91 को मैं ये बात लिख सकता हूँ 2 गुणा में 7 गुणा में 13, और नीचे बचा है 13 का स्क्वायर और माइनस में 7 का स्क्वायर। 2 बार 7 बचा है, एक साथ यहाँ पे, एक साथ यहाँ पे। अब ये देख के आप ये बात कह पाएंगे दोस्तों कि ऊपर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो 13 में से 7 अगर आप घटाते हैं तो 6 का होल स्क्वायर कितना आ गया दोस्तों,
एक्चुअली में ये प्लस है, यहाँ पर है, 1 मिनट, यहाँ पर प्लस है, सवाल में प्लस था, ठीक है, ऊपर हर एक वैल्यू जो है वो प्लस में है। तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि 13 और 7 कितना बन जा रहा है दोस्तों, 13 और 7 20 का होल स्क्वायर आ गया ये, ठीक है। तो 20 का होल स्क्वायर तो ये 400 बन जाएगा, लेकिन 11 नहीं मिल रहा है फिर तो। अच्छा देखिए कोई बात नहीं, 11 मिल जाएगा, ठीक है। ये कितना बन गया, 13 और 7 20 का होल स्क्वायर 400, और नीचे तो देखो इससे बेहतर होगा ना कि हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा दें। ऊपर बन गया है 13 और प्लस 7 का होल स्क्वायर, 13 और प्लस 7 का होल स्क्वायर, और नीचे कितना बच गया है, 13 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। तो आप इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हो, यानी कि 13 प्लस 7 और इंटू का 13 माइनस का 7। अब ये देखो प्लस वाला तो खत्म हो गया, तो कितना बचा, प्लस वाला से एक्चुअली में ये स्क्वायर कटेगा, तो ऊपर 13 और 7 20 बच गया, और नीचे 13 में से 7 गया तो 6, यानी कि ये कितना आ गया, 10/3 आ गया, यानी कि ओवरऑल वैल्यू हमारे पास 10/3 आई। अब एक बात ये भी याद रखिए दोस्तों कि सवाल में हमें यहाँ पर एक और चीज़ दे रखा था, आप यहाँ पर देखिए, जैसे मैं बताता हूँ, यहाँ पर देखिए सवाल में हमें 0.5/1.5 एक और बात दे रखी है प्लस में जोड़ने के लिए। तो अगर इसको हम काटेंगे तो 1/3 आएगा, तो इस 10/3 में 1/3 अगर आप ऐड करते हैं तो कितना बन जाएगा दोस्तों, 10 और 1 11/3 बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल देखिए भाइयों, यहाँ पर बोला गया है कि अलग अलग समय पर चालू किए जाने पर एक टंकी को भरने में पाइप ए जो है ये 20 से 5 घंटे कम समय लगाता है, ए 20 से 5 घंटे कम समय लगाता है, और ये कह रहा है कि यदि दोनों को एक साथ चालू किया जाए तो 6 घंटे में टंकी भर जाती है। दोनों पाइप को एक साथ चालू किया जाता है तो 6 घंटे में टंकी भर जाती है, तो ए को अकेले अगर चालू किया जाए तो टंकी कितने घंटे में भरेगी। आसान सवाल है, लेकिन क्वाड्रेटिक बनने के चांसेज हैं। जैसे मान लो मैंने ये ए लिख दिया, ये बी लिख दिया, अगर मैं ए को एक्स मान लेता हूँ तो ए बी से 5 घंटे कम समय लेता है, यानी कि बी से 5 घंटे ज़्यादा लेती होगी। अब ये देखो यहाँ से हम एफिशिएंसी के रेशियो पलट लेंगे तो ये एक्स प्लस 5 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, एक्स। और ओवरऑल ये कह रहा है कि अगर ए बी दोनों काम करते हैं तो कितना टाइम लगेगा, 6 घंटे लगेगा। इन दोनों को अगर आप मिलाते हैं तो ये कितना बन जाएगा, 2x और प्लस का 5। अब इनका मल्टीपल और इनका मल्टीपल सेम आएगा, क्योंकि ये टोटल वर्क है। तो आप देखो इनका मल्टीपल अगर आप निकालते हो तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो दोस्तों कि ये आ गया x इंटू का x प्लस 5, और राइट साइड में कितना आ गया, 6 इंटू का 2x प्लस 5, ये सेम होगा। अब ये क्वाड्रेटिक बनता नजर आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, ऑप्शन वेरीफाई करूँगा। यहाँ से ऑप्शन रख के चेक करते हैं कि x के मान कहाँ सेटिस्फाई करती है। देखिए अगर यहाँ पर अगर हम करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 10 और 5 15, 150 आ जाएगा। यहाँ पर आप करेंगे तो 6 गुणा में 10 दूना 20 5 25, देखिए ये 150 आ गया, यानी कि पहला वाला ही सेटिस्फाई कर गया, तो पहला वाला आंसर हो गया। नहीं तो आप क्या कर सकते थे, इसको क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर सकते हैं। और अगर ऐसा इतना नहीं करना है तो आप और क्या कर सकते हैं, देखिए, और आप ये भी कर सकते हैं कि चलिए मैंने मान लिया कि ए की वैल्यू कितनी है, एक्स, तो आप बोलेंगे कि 1/a यानी कि एक्स, और प्लस 1/b, 1/b का मतलब b कितना लेता है, इससे 10 ज़्यादा लेता है, तो x प्लस 10, और ये दोनों मिलकर के टाइम 6 घंटे का लगता है, तो 1/6। आप यहाँ से भी ऑप्शन वेरीफाई करा सकते हैं, यहाँ से भी ऑप्शन वेरीफाई कर लीजिएगा, तो भी आपका आंसर बन जाएगा दोस्तों। x प्लस 10 नहीं, 5 है ना यहाँ पे, x प्लस 5, ये x प्लस 5 हो गया, और ये 1/6, ठीक है। तो ऑप्शन वेरीफाई कर सकते हैं आप, पहला वाला ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर क्वाड्रेटिक बनाओ और सॉल्व कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आते हैं। देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपसे क्या बोला गया है कि किस विद्यालय में लड़कों का जो प्रतिशत है वो 55% से अधिक है। चलिए चेक करते हैं लड़के किस में 55% से अधिक हैं। अब देखिए लड़कों का आपको परसेंटेज चेक करना है, तो आप कैसे चेक करेंगे दोस्तों, ओवरऑल देखना पड़ेगा। जैसे लड़के कौन से हैं, लाल वाले हैं, तो यहाँ पे देखिए लड़कों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो आप बोले हैं कि 600 है लड़कों की संख्या। ओवरऑल कितने में से, 6 और 5 1100 में से, तो 600 अगर 1100 में से है और इंटू का 100, तो ये कितना आएगा बताइए, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 600/11, तो 11 पचे 55 तो आ रहा है, और 600/11 को और डिवाइड कीजिए तो 11 पचे 55, और बचा 5 जीरो, तो 11 चौक 44, ये 55 पे नहीं जा रहा है, तो ये तो गलत हो गया। हमें 55% से ऊपर जाना है, 55% से अधिक कहाँ पर है, ठीक है। तो ये 54 आ रहा है, तो पहला वाला तो आंसर नहीं हुआ। दूसरे को चेक करो, देखिए दूसरे वाले में तो लड़के ही कम हैं, लड़के कम है तो ये 50% से नीचे आ गए। कम से कम बराबर से ऊपर होना चाहिए, 50% से ऊपर, तो यहाँ पर लड़के कम है, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर लड़के कितने हैं, 750 हैं, आउट ऑफ कितना, 6 और 7 13 और 1 1400 में से, और गुना का 100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो और 14 से डिवाइड करो तो 14 पचे 70, ठीक है। तो 5 जीरो तो 14 तिया 42, ये भी 53 पे रह गया, ये भी नहीं हुआ, इसको भी हटाइए। अब बचता है हमारे पास डी, 700 है टोटल, कितना, 7 और 6 1300 में से, तो ये कितना आ जाएगा, डिवाइड करो तो 13 पचे 65, और 5 जीरो तो 13 तिया 39, ये भी नहीं आया।
अब ई इकलौता बच गया है तो ई को हमें सही लगाना पड़ेगा या फिर चेक कर लो। ये 800 है, कितने में से 8 से 1450 में से, और गुना का 100। अब ये 2 जीरो से एक ही जीरो से जीरो कटेगा। अब देखिए ये मल्टीप्लाई करना भी और गुना भाग करना ये मुश्किल है, तो आप ई को डायरेक्ट लगा लीजिए। मुश्किल नहीं है लेकिन मैं कर ही देता, लेकिन फिर भी हमारे पास इकलौता ऑप्शन ई बचा था, बाकी तो होने से रहे, तो ई अपना सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अब। देखिए ये अगला सवाल है दोस्तों हमारे पास। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पर बोला गया है कि इसकी वैल्यू अगर जीरो के बराबर है तो ये वैल्यू कितनी आएगी। ऐसा मैंने हजारों हजारों नहीं, सॉरी फॉर दैट, मैंने ऐसा कितना सारा सवाल कर दिया है, और अगर आपने 23 नवंबर वाला सॉल्यूशन देखा है तो आप डेफिनेटली समझ पाओगे कि ये सेम टू सेम है उसी के जैसा, तो कुछ इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है। हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की अगर आपको और डिटेल में समझना है आप पिछली वीडियो को देखिए। पहले हम एक्स स्क्वायर को एक साथ लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इसको मैंने ए स्क्वायर लिख दिया, और माइनस का 2ab हम 4xy को लिखेंगे, ठीक है, जिसमें x आ रहा है, तो माइनस का मैंने लिख दिया 4xy। तो ये माइनस का 2ab हो गया, और प्लस बताओ अब कितना करें। तो आप बोलेंगे दोस्तों अगर इसको माइनस 2ab के फॉर्म में लिखूं मैं 4xy को, तो आप बोलेंगे 2, ए की जगह पर मैंने लिख दिया x, और b की जगह पर हमें क्या लिखना पड़ेगा 2y। तभी तो ये 2 टू जा 4xy बनेगा, तो ये हो गया b की जगह पर। अब बी स्क्वायर प्लस होता है तो ये 2y का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों, बी स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा 4y स्क्वायर। ये आ गया x की वैल्यू। अब y की अगर हम बात करते हैं तो 8y स्क्वायर है, तो यहाँ पर 8y स्क्वायर में से 4y स्क्वायर तो हमने इधर ले लिया, तो और कितने रह गए 4y स्क्वायर, यानी कि ये a की जगह पर हो गया, प्लस 2ab, तो 2a की जगह पर तो हम 2y रख सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ये 2y का होल स्क्वायर है। तो a की जगह पर 2y, तो b की जगह पर अब कितना रखना पड़ेगा, 2 दूना 4, और देखो टोटल 12y है, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 4 तियाँ 12, 3 रखना पड़ेगा, तो 3 तियाँ हम 9 बाद में लेंगे ताकि ये होल स्क्वायर बन जाए। और देखो यहाँ पे जो 9 है वही 9 यहाँ पर आ गया बराबर का 0। तो ये कितना बन गया मेरे भाई, ये बन गया देखो x और माइनस का 2y का होल स्क्वायर। क्यों बन गया, क्योंकि ये a है, ये 2a और b है, तो b की जगह पर हम 2y लिए हैं, तो 2y का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर ये बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। a का मतलब ये देखो ये 2 है, ये a है और ये b है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर यानी कि 2y और प्लस 3 का कितना बन गया होल स्क्वायर बराबर का 0। अब यहाँ से आपको ये बात पता होगा कि अब ये वाली वैल्यू भी 0 के बराबर होगी। अगर इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 2y, और इसको अगर 0 के बराबर रखेंगे तो 2y बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 3, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों -3/2। y की वैल्यू -3/2 है, तो यहाँ से अगर हम लिखें x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3, क्योंकि अगर -3/2 रखेंगे तो 2 तो कट जाएगी। तो x और y की वैल्यू आ गई, और हमसे क्या पूछ रहा है 7x। 7x का मतलब 7 तिया माइनस का 21, और फिर प्लस 8y, तो 8 और इंटू y की जगह पर कितना था 3/2, वो भी माइनस का था, ठीक है। तो 2 चौके 8, 4 तिया 12, तो माइनस का 21 और माइनस का 12 कितना आ गया माइनस का 33। आसान सवाल है, आई थिंक आप बात समझ पाए होंगे, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर था। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अब ये सवाल देखिए, ये सवाल भी सेम टू सेम रिपीट हो गया है। मैंने 24 नवंबर वाले पेपर में, सॉरी 23 नंबर वाले पेपर में इसको भी करा दिया है। सवाल x प्लस वाई प्लस जेड आपको दिया है, एक्स वाई जेड दिया है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू 111 है, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो हमने क्या बताया था आपको कि इसको फॉर्मूला पे हम लेके आते हैं। देखिए फॉर्मूला ये होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और माइनस का 3xyz होता है फॉर्मूला में, माइनस का 3xyz। यहीं पर गड़बड़ हो रहा है कि इस सवाल में आपसे प्लस xyz पूछा है, तो आप सोचोगे कि कोई तो फॉर्मूला ही नहीं बैठ रहा है। अगर माइनस का 3xyz होता तो फॉर्मूला बैठ जाता। तो हम क्या करेंगे, अपने मन से यहाँ पे माइनस का 3xyz लाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या कर सकते हैं। अब इस क्यूब रूट की बात तो बाद में करेंगे, क्यूब रूट की बात बाद में करेंगे, पहले इस एक्सप्रेशन पे बात करते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब और प्लस जेड का क्यूब, और माइनस का 3xyz अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो हमें प्लस में 4xyz जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा आप खुद सोचो, अगर 4xyz अगर हम जोड़ेंगे तभी तो 4 में से 3 बार ये घटेगा, तो एक बार प्लस में xyz बच जाएगा हमारा, तो सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने प्लस का 4xyz इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से इस पर तो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इस वाले पर, तो फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, यानी कि 17, सवाल में 17 दे रखा है, और इंटू का a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी कि 17 का स्क्वायर 289, और माइनस का 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यानी कि 111। सवाल में 3 टाइम्स इसका करना है आपको। देखो फॉर्मूला क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में भी बता रखा है, और फॉर्मूला मैंने बोला था दोस्तों कि आप फॉर्मूला डायरेक्ट इसकी जो लगाओगे वो लगाओगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये y है, और इंटू का आप लगाओगे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर,
और माइनस का 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस का जेड एक्स। ये फॉर्मूला मैंने बोला था आपको लगाने के लिए, और यही फार्मूला मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, और इस फार्मूला के अकॉर्डिंग मैंने वैल्यू भी अप्लाई कर दी है। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी, फिर वैल्यू आप अप्लाई कीजिए इसमें, ठीक है, जो फार्मूला मैंने बताया है उसमें। तो पहले एक्स प्लस वाई प्लस जेड का काम था, तो मैंने वहाँ पे 17 लिख दिया। फिर हमें काम था कि इसका स्क्वायर का, तो 17 का स्क्वायर 289 और माइनस का 3 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस सॉरी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स है, तो ये 111 हो गया, ठीक है। और साथ में क्या है हमारे पास 4xyz है, तो 4 और xyz की वैल्यू कितनी दे रखी है 171, तो 171 आ गई। ये कितना आ गया 17, और इंटू का इसको अगर घटाते हैं तो ये तो 3 आ गया, तो 289 में से 3 घटाएंगे तो माइनस में वैल्यू आएगी, पहली बात। और उधर से 33 आ गई, और इधर से एक 34 और 10 कितनी आ गई 44 आएगी ये। तो कितनी आ गई दोस्तों हमारे पास, ये वैल्यू तो आ गई हमारे पास 44, और इधर देखिए प्लस का ये कितना आ गया हमारे पास 171 से 4 टाइम्स करेंगे तो 17 चौके 68, एक मिनट 68 ना आएगा, ये 8 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा। तो ये कितना आ गया बताइए, ये 17 से 44 को गुणा करेंगे तो 17 चौके 68 का 8, और 17 चौके 68 और 6 8 6 14, यानी कि 74 आएगा, ये माइनस का 74 आ गया, यानी कि 748 आ गया माइनस का मेरे दोस्तों। और साथ में कितना आ गया हमारे पास प्लस का 684। तो ये प्लस माइनस में है, तो एक्चुअली में ये घटाना पड़ेगा, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 64, माइनस का 64 आ गया। और इसका हमें क्यूब रूट पूछ रहा है, क्यूब रूट ऑफ किसका, माइनस का 64, तो 64 का कितना होता है 4, और माइनस का माइनस यानी कि -4। तो देखो ये सवाल तो आपको बेसिक से ही जाना पड़ेगा ऐसे ही। अब बीच में आप जितने स्टेप गैप करोगे, स्टेप जितने छोड़ोगे, वो आपके लिए फायदेमंद है, आप उतना समय बचा पाओगे। कलम का इस्तेमाल कम से कम करें, ऐसा नहीं है कि अब बेसिक से बना रहे हैं तो हर एक बात को लिख लिख कर बनाने चल दिए हम, तो वैसे आप टाइम को क्या करेंगे, वेस्ट करेंगे। अगला सवाल देखिए भाई, यहाँ पर कह रहा है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 33 है, 3 पाइप ए बी और सी एक साथ खोलने पर ये किसी खाली टंकी को 30/7 घंटे में भर सकते हैं। ए और बी टंकी भरने वाले पाइप हैं और सी खाली करने वाला पाइप है। ए अकेले 15 घंटे में भर सकता है, सी 12 घंटे में खाली कर सकता है, तो बी अकेले कितना समय लगाएगा अगर उसको अकेले भरने के लिए कह दिया जाए तो। कोई बात नहीं है, देखिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। सबसे पहला बात कि ए बी सी एक साथ खोलने पर 30/7 घंटे लगाते हैं, यानी कि हम बात कर लेते हैं ए की, फिर बी की, फिर सी की, और फिर ए बी सी की भी बात कर लेंगे। तो ए बी सी कितना टाइम लगा रहे हैं दोस्तों 30/7, ठीक है, ए बी सी मिलकर इतना टाइम लगा रहे हैं। सी की बात करें तो सवाल में ये कह रहा है कि ए 15 घंटे में भर सकता है, यानी कि ये 15 घंटे में, बी का तो आता पता नहीं है, सी 12 घंटे में खाली कर सकता है, तो सी की वैल्यू हमने माइनस में 12 ले ली। अब यहाँ से आप चाहें तो इसको जैसे 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये गायब हो गया, यानी कि 30 आ गया टोटल काम। इसको 30 लाना है तो हम क्या कर सकते हैं, 30/12 कर दें, 30/12 कर देंगे तो ये 5/2 आ जाएगा एक्चुअली में। तो ये भी गुना करके अब 30 आ जाएगा, और ये तो 30 आ ही रहा है। देखो 7 कट जाएगा, अगर गुना करेंगे तो 30 आ जाएगा, यानी कि टोटल वर्क मैंने किसको रखा है, टोटल वर्क रखा है 30 को। अब यहाँ से आप बोलेंगे कि इनको भी गुना करेंगे तो 2×6 = 12 और 2×5 = 30 बन जाएगा, और यहाँ पर 15×2 = 30, यहाँ पर हमने कितना ले लिया 2। अब देखिए हमें बी की एफिशिएंसी के लिए यहाँ पर बी का मान रखना पड़ेगा, कितना आएगा। तो आप बोलेंगे दोस्तों सबसे पहली बात यहाँ पर कि अगर मैं बात करूं ए बी सी की, तो ए बी सी की टोटल वैल्यू कितनी है 7 है। इसमें से अगर मैं ए वाला निकाल दूं तो 7 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा 5, ठीक है। और 5 में हमें क्या करना पड़ेगा, ये सी वाली वैल्यू जोड़नी पड़ेगी। सी वाली वैल्यू जोड़नी क्यों पड़ेगी, क्योंकि ये एक्चुअली में माइनस में है, और इसको अगर मैं घटाने जाऊंगा तो ये प्लस बन जाएगा। देखिए सीधा सीधा एक बात समझिए भाइयों, आप सीधा सीधा बात समझिए। देखो पहले चाहो तो आप ये रेशियो सीधा कर लो, इनको 2 से गुना कर दो सबको, तो ये 4 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा, और ये 7×2 = 14 बन गया, ठीक है। अब टोटल काम हमारा 60 बन जाएगा। देखिए अब 15 चौके अगर आप गुना करते हैं यहाँ पर दोस्तों, इसको भी गुना करेंगे तो 60 आ जाएगा, इसको भी 60, और इसको भी गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। तो हमने सबको 60 बना दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए आप, कि टोटल वर्क तो हमें 60 कराना है, लेकिन बी से कराना है, तो बी की एफिशिएंसी कैसे निकाली जाए। तो आप ये कहेंगे दोस्तों कि ए बी सी में से हमें बी सी को और साथ में ए को घटाना पड़ेगा। तो अगर 14 में से 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 9 आ जाएगा ना, लेकिन 14 में से 4 जाएगा तो 10। लेकिन 10 में ये जो -5 है, ये जब घटाने जाओगे तो एक्चुअली में ये माइनस होने के कारण जुड़ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 15, ठीक है। यस 15 आ जाएगा। तो 15 के हिसाब से आपको 60 काम कराना है, तो 60/15 यानी कि 15 चौके 60, तो 4 अपना सही उत्तर होगा, और 4 इस सवाल का सही जवाब है। यानी कि बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 15 आ गई। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, और 15 से आप 60 को डिवाइड करेंगे।
अब ये सवाल देखिए डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करना है, बिना वैल्यू पुट करे भी आप चाहें तो वैल्यू निकाल ही सकते थे। ये साइन स्क्वायर 30 है, साइन स्क्वायर 30 का मतलब साइन 30 होता है 1/2, तो साइन स्क्वायर 30 कितना आ गया 1/4, प्लस कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 और साइन 30 तो सेम ही होता है, यानी कि कॉस 60 भी 1/2 होगा, स्क्वायर करने पर 1/4, प्लस सेक 45 और साइन 45 की वैल्यू बतानी है। सेक 45 कितनी होती है तो आप बोलेंगे √2, और साइन 45 वो 1/√2 होती है। मैंने वैल्यू पुट कर दी। और नीचे आप बोलेंगे सेक 60, सेक 60 किसका उल्टा है, कॉस 60 का उल्टा है, तो कॉस 60 1/2 होता है, तो ये 2 बन गया। और कोसेक 30 साइन 30 की उल्टी होगी, यानी कि ये भी कितना बन गया 2, इससे ये कट जाएगा, तो ऊपर 2 देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2/4 आएगा, यानी कि ऊपर 1/2 आ गया और नीचे ये 2 2 जा 4 आ गया, तो 1/, ये कितना आ गया दोस्तों, ये 1/8 कैसे आने लगा। अच्छा अच्छा, ये जो कटा है वहां पे भी तो बचेगा, 1 मिनट दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो √2 से √2 हमने काटा था, ये 1 टाइम्स में कटेगा तो वो भी तो बचेगा। देखो ये 4 और 4 1/4 1/4 तो 2/4, यानी कि 1/2 आ गया, और प्लस का ये √2 और √2 काटे हैं, यहाँ का 1 बचेगा, और नीचे ये 2 2 4, तो ये कितने हो गए दोस्तों, ऊपर हो गया ये आधा। आप देखिए डायरेक्ट आप चाहो तो देख सकते हो, ऊपर ये 1.5 आ गया, आधा के बदले मैंने 1.5 रख दिया, और नीचे 4 पॉइंट हटाओगे 0, 3 पचे 15, 8 पचे 40, यानी कि 3/8 आ जाएगा। या तो ऐसे करो, या ऊपर आप पॉइंट में ना लिखो, आप डायरेक्ट ही कर लो, पॉइंट में मुझे लिखना ज़्यादा इजी लग गया। आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा दोस्तों 3/2, और इंटू का ये 4 आप रख दोगे तो ये कितना आ जाएगा 3/8 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई, अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर बोल रहा है कि डी विभाग में अगर 75% कर्मचारी पुरुष हैं तो महिला कर्मचारियों की संख्या बतानी है। चलिए कोई बात नहीं, पहले डी विभाग में कितने कर्मचारी हैं ये तो फाइंड आउट कर लो। तो आप बोलेंगे कि डी विभाग वाले का कलर क्या है, यहाँ पर ब्लू कलर है, और ब्लू कलर वाले में 8% है वैल्यू, यानी कि 8% की वैल्यू है किसकी, डी वाले की, उसमें जिसमें से 75% तो पुरुष हैं, तो बाकी के 25% महिलाएं होंगी, सीधी सी बात है। तो हम यहाँ पर ये कह देते हैं दोस्तों, पहले टोटल कर्मचारी कितने हैं 450, 450, इसमें से डी वाले कितने हैं, डी वाले 8% हैं, यानी कि 8/100, और इसमें से महिलाएं कितनी है ये बताना है, तो 75% अगर पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी हो गई 25%। मैंने क्या लिखा फिर से समझ लीजिए, मैंने बोला दोस्तों कि डी वाले की वैल्यू पहले निकालो, तो टोटल 450 थे, उसमें से डी वाले की 8% की वैल्यू है, तो 8/100, और इसमें से पुरुष कर्मचारी जो है 75%, तो महिला 25%। अब काट लीजिए, ये 25 चौके 100, और ये 1 0 से 1 0, और ये 4 दूना का 8, और ये 2 पच्चे का 10, और 5 नीम 45, यानी कि 9 इस सवाल का सही उत्तर आएगा ऑप्शन 4। आगे बढ़ जाते हैं अब जल्दी से। देखिए भाई, अगले सवाल में आपको बोला गया है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है, और यदि उसकी आय 28% बढ़ जाती है और उसके व्यय में 20% का इंक्रीमेंट हो जाता है, तो आपको बताना है कि बचत कितने परसेंट बढ़ गया या फिर कम हो गया। चलिए कोई बात नहीं, देखिए पहले मैं मान लेता हूँ कि इनकम कितना था दोस्तों, इनकम 100 था। अगर इनकम 100 था तो उसका एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च कितना था, तो 75 खर्च था, यानी कि सेविंग कितना करता था, बचाता कितना था, 25 बचा लेता था। अब कह रहा है कि आय उसकी 28% बढ़ गई, यानी कि ये कितनी हो गई 128 हो गई, ठीक है। और ये कह रहा है कि उसका व्यय भी 20% बढ़ गया, यानी कि ये एक्सपेंडिचर भी 20% इंक्रीज हो गया। तो 75 का 20% कितना हो जाएगा दोस्तों, 10% तो होगा 7.5, तो 20% इसका 15 हो जाएगा, यानी कि ये कितना बन गया, आप 15 बढ़ाइएगा तो ये 90 बन गया। तो अब बताइए, अब बचत कितना है, सेविंग कितना है, 128 में से 90 अगर खर्च करता है तो 28 और 10 38 बचाता है। तो ये बताना है कि बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई। तो बचत पहले 25 था, अब 38 हो गया, तो 8 5 13 बढ़ गया है, कितना से 38 से, और गुणा का नहीं 25 से बढ़ गया है ना, सॉरी 25 पहले था, तो 25 से 13 बढ़ गया और गुना का 100, तो ये 25 चौका 100 और 13 चौका कितना आ गया दोस्तों 52%, अपना आंसर होगा 13 चौके 52 आ गया, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। 52% की वृद्धि, क्योंकि 25 से 38 हो गया है तो बढ़ रहा है, तो 52% की वृद्धि होगी। अब बढ़ते हैं आगे और अगले सवाल पर आते हैं। देखिए दोस्तों, अगले सवाल में आपको बोला गया है कि ए और बी किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं, बी अकेले उसके 66 सही 2/3% भाग को 30 दिन में कर सकता है, ए अकेले उस काम के 4/15 भाग को कितने दिन में खत्म करेगा। चलिए कोई बात नहीं है, देखिए सबसे पहले तो हम ये लिख सकते हैं दोस्तों कि ए बी काम करते हैं 25 दिन में, ठीक है। फिर बी का हमें नहीं पता है और ए का हमें बताना है। बी का हम यहाँ से पता कर सकते हैं, देखिए 66 सही 2/3% का मतलब 2/3 ही होता है, तो 2/3 काम को करने में, देखिए 2/3 काम को करने में टाइम कितना लगता है दोस्तों, 30
30 दिन टाइम लगता है। तो 2 से 15 दूना 30 और एक काम का मतलब टोटल होता है, तो एक काम यानी कि टोटल काम करने में 15 तिया 45 दिन लगेगा। किसको? बी को। तो बी का हमने रख दिया 45 दिन, ठीक है। मैंने बी का मान 45 कैसे निकाला? तो आप बोलेंगे दोस्तों 66.2/3%, जिसका मतलब होता है 2/3। तो 2/3 हिस्से का काम अगर वह 30 दिन में करती थी तो पूरा काम वो कितना दिन में करेगी? 45 दिन में, ठीक है। 2 से कटा लिया मैंने और 3 से गुणा कर दिया। अब यहाँ से ए की वैल्यू हमें बतानी है, तो आप देखो ये 25 कितना बना दें इसको? आप बोलोगे कि ये 9 पचे 45 हो गया और ये कितना हो गया? 5 पचे 25, यानी कि ये टोटल इसको गुना करोगे तो 225 यूनिट का काम आएगा। 25 नवा 225 यूनिट का काम कराना है और किससे कराना है हमें दोस्तों? ए से। तो ए की एफिशिएंसी देखिए 9 में से हम 5 घटा देंगे तो ए की एफिशिएंसी 4 आएगी, क्योंकि ए बी की वैल्यू 9 है, इसमें से बी को हम घटा देंगे तो ए की वैल्यू बच जाएगी और 9 में से 5 जाएगा तो 4। तो हमें इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए पूरा 225 काम करना रहता तब हम इसको 4 से डिवाइड कर देते तो बात बन जाता, लेकिन काम हमें 225 नहीं करना है, काम करना है उसका 4/15 भाग। तो टोटल काम तो 225 है, इसका 4/15 भाग काम करना है और किस हिसाब से काम करना है? 4 से, क्योंकि ए की वैल्यू 4 आ चुकी है। अब ये 4 से 4 कट जाएगा और 15 से कट जाएगा 15 बार में, क्योंकि वो 15 का ही स्क्वायर है। तो ऑप्शन 3 अपना सही उत्तर होगा। देखो मैं एक बार वापस से बता देता हूँ, मैंने बोला दोस्तों कि ए बी कर देते हैं 25 दिन में और बी कर देता है 45 दिन में, और हमें ये बताना है कि ए कितना दिन में करेगा, लेकिन कितना काम भैया? 4/15 काम। तो देखो यहाँ से आप चाहो तो इनका एफिशिएंसी पलट लो, ये कितना आ जाएगा? 45 और ये आ जाएगा 25। काटेंगे तो ये 9 और 5 का रेशियो आ जाएगा, यानी कि टोटल जो काम है वो 25 नवा 225 काम है, लेकिन इतना काम नहीं कराना है, इसका 4/15 काम ही कराना है। 15 से 15 बार में कट जाएगा तो 15 चौके 60 यूनिट का काम कराना है। किससे? ए से। तो ए की जो एफिशिएंसी आएगी वो ए बी में से घटा दो बी को, तो 9 में से अगर 5 जाएगा तो 4 यूनिट, तो 4 के हिसाब से अगर 60 काम करेगा तो कितना टाइम लग जाएगा? 15 का, यानी कि तीसरा सही उत्तर है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल देखिए दोस्तों, इसमें बोल रहा है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ऐसे आप सवाल पढ़ लीजिएगा। और इसमें से कह रहा है कि ए बी को आगे बढ़ा दिया, ए सी को आगे बढ़ दिया। मैं पढ़ इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी आसान सवाल है और पिछली 2-3 वीडियो से मैं इस तरह के सवाल सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो मन ऊब सा गया है, तो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं सवाल। देखिए त्रिभुज ए बी सी है, ए बी और ए सी को डी और ई तक आगे बढ़ा दिया गया। ये डी है, ये ई तक ए सी को आगे बढ़ा दिया है। और बी सी बी डी, कौन? सी बी डी बोले तो ये वाला कौन, और बी सी ई यानी कि ये वाले कौन, इनके जो समद्विभाजक हैं आगे वो ओ पर मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि बी ओ सी यानी कि ये कौन कितना है? 57 है। तो कौन ए का मान पूछ रहा है? आप बोलें कि ये कौन जो 57 दे रखा है ये कैसे निकलता है? तो आप बोलेंगे 90 और माइनस a/2 से निकलता है। अब यहाँ पर अगर आप a/2 की बात करेंगे तो 90 में से 57 जाएगा तो पहले 50 घटा दो तो बच जाएगा, 40 में से 7 जाएगा तो 33। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 33 दूना 66 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3 सही उत्तर है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई अगले सवाल में आपको दिया गया है कि यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर जो है वो 11% से बढ़कर 17.5% हो जाती है तो आय 1071 तक बढ़ जाती है, और ऐसे में 5% वर्ष के लिए 10% की दर से 5 वर्ष के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज बताना है। अब देखिए सबसे पहला बात कि साधारण ब्याज तो आसानी है। देखिए 5 वर्ष में 10% लगेगा तो टोटल 50% का राशि हो जाएगा। 50% लगेगा यानी कि 1/2। तो हमें आधा निकालना है, लेकिन किसका आधा? अमाउंट का। अमाउंट पहले निकालो। आप देखिए 11% से बढ़कर 17.5 हो गया तो कितना बढ़ गया? तो आप बोलेंगे कि 6.5 बढ़ गया। 11 से 6.5 बढ़ाएंगे तभी तो 17.5 होगा। 17.1/2 का मतलब 17.5। तो अगर आप 11 और 17.5 का अंतर देखेंगे तो 6.5% आ जाएगा, और ये अंतर सवाल में किसके बराबर है? 1071.2 के बराबर है। तो ये पॉइंट से पॉइंट गायब हो गया, और ये 5% की वैल्यू 13 से काटेंगे इसको, 13 8 104 और 3 और 1 तो 13 दूना 26 और 13 चौके 52। 5% की वैल्यू इतनी आ गई तो 100% की वैल्यू, यानी कि हमने पी का मान निकालना चाहा तो पी का मान कितना आ जाएगा? इसको आप 20 से गुणा करोगे, ठीक है। तो हम लिख देते हैं कि ये 824 और गुणा का 20। लेकिन हमें इतना नहीं बताना है, हमें 50% ही बताना है। हमें बताना है साधारण ब्याज, यानी कि 5-50% की वैल्यू बतानी है। 100% अगर इतना है तो 50%। अब देखो 100% की भी जरूरत नहीं है इसमें, 100% की तो जरूरत ही नहीं है, हम तो यहीं से निकाल लेंगे। हमने ये कह दिया कि 5% की वैल्यू इतनी है, 5% की वैल्यू हमने इतना निकाल लिया, तो हमें 5 वर्ष में 10% की दर से बताना है। 10% की दर से 5 साल तक कितना परसेंट ब्याज मिल जाएगा? 50%।
50% का मतलब इसमें एक जीरो चिपका है तो इसमें भी एक जीरो चिपका दो, बस काम खत्म। बताओ कितना इजी क्वेश्चन था। मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने ये बोला कि 11% से बढ़कर सारा 17% अगर होगा तो कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हो जाएगा, कितना परसेंट बढ़ रहा है, 6.5% बढ़ रहा है। लेकिन सवाल में ये है 1071.2 और इसको मैंने इससे काट दिया तो ये 5% की वैल्यू कितनी आ गई थी, 8, 2 और 4 आ गई थी। और हमें बताना था कि 5 साल तक अगर 10-10% का साधारण ब्याज मिले तो कितना रुपए मिलेगा ब्याज के रूप में। तो आप बोलें कि 10-50% ब्याज के रूप में मिल जाएगा और 5% की वैल्यू इतनी है तो 50% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक जीरो केवल चिपकाना है, बस बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में क्या कह रहा है आपसे कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा से कम चाल पर चलने वाली कारों की संख्या और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की से अधिक चाल से चलने वाली कारों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो आप बोलेंगे कि देखिए 60 से कम कौन कौन से हैं। देखिए 60 से कम, ये 60 के आगे वाले हैं, 60 से 70, 70 से 80, तो ये 60 से आगे वाले हैं। 60 से कम में आएंगे 70 और 50, यानी कि 120 आ गए 60 से कम वाले में। और रेशियो 70 से ऊपर वाले, 70 से ऊपर ये हैं, ठीक है। 60 से 70 तक नहीं, उससे ऊपर वाले हैं। तो 70 से ऊपर वाले में आपका मिल जाएगा कितना, देखिए 90 और 60 और 45। तो 90 और 60 कितना हो गया, 9 6 15, 150 और 5 ये 195 आ गया। इनको कटा लीजिए आप। तो अगर आप 5 से काटेंगे तो ये 24 बचे 120 कट जाएगा, और ये 8 से ही कट जाएगा क्या, 15 8 120 ये कट रहा है। देखिए 8 से कट रहा है 15 बार में, 15 8 120, और अगर 8 से इसको काटेंगे तो 8 दूना 16, और कितना बच जाएगा हमारे पास दोस्तों, 3 और 5। ये 8 से कटता नहीं आ रहा है। 15 8 120, 15 से कटा है ना, 15 से काटे इसको, 15 एक बारी में, और फिर बच जाएगा कितना, 4 और 5, 15 निम 45। तो 8 और 19 का रेशियो आएगा 15 तियां 45 ना, सॉरी 15 तियां 45, ये 3 आएगा। 8:13 आएगा। आप किसी भी तरह से काटिएगा 8:13 आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब वैसे वीडियो लंबी बनने लगती है ना तो क्या होता है, नींद आने लगता है। अब देखो बीच बीच में मुझे नींद आने लग रही है तो फिर मज़ा नहीं आ रहा है वैसे मुझे, लेकिन अब 2-4 सवाल रह गए हैं तो ख़त्म कर दे रहा हूँ किसी तरह से। देखिए आशा सुमन और मिट्टी के आशा और सुमन के मिट्टी के घरौदों की ऊंचाई 9 और 16 है। इनके शीर्षों के बीच की दूरी 25 है। तो इनके घरौदों के दोनों घरौदों के बीच की दूरी बतानी है, यानी कि इनके आप समझ लो कि बॉटम में इनके जो बॉटम पार्ट है उनके बीच की दूरी कितनी होगी। सबसे पहला बात कि आप देखें, एक है 9 सेंटीमीटर की ऊंचाई का और एक है 16। तो 9 वाले को मैं ये बना दिया और ये 16 वाला हो गया। इनके शीर्षों के बीच की दूरी दे रखी है और ये नीचे वाली, ये हमें बतानी है कि कितना आएगा। तो शीर्षों के बीच की दूरी अगर आप देखते हैं तो ये कितना दे रखा है, 25, यानी कि ये वैल्यू 25 है। अब इस वैल्यू को अगर मैं मिला देता हूँ तो आप बोलेंगे दोस्तों कि देखिए अगर ये वैल्यू 9 है तो ये देखिए ये वैल्यू 9 है तो ये वैल्यू भी 9 होगी, और 16 में से अगर 9 नीचे है तो 7 ऊपर होगा, 9 7 16, ठीक है, तभी तो ये पूरा 16 बनेगा। तो 7 ऊपर हो गया। अब इस त्रिभुज में आप देखें कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। तो 7 24 और 25 का ट्रिपलेट बनता है, अगर आपको याद हो। तो अगर ये 7 है ये 25 है तो ये कितना आएगा, 24, और ये भी कितना आ जाएगा उस हिसाब से 24, यानी कि तीसरा अपना सही उत्तर है। अब बढ़ते हैं आगे और अगले सवाल पर। देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, सवाल ये है, बिल्कुल हूबहू सवाल ही सेम टू सेम है। क्या करें आप बताइए आप। सवाल ये कह रहा है, बस डाटा थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर डेटा। सवाल में कह रहा है कि एक कक्षा में विद्यार्थियों ने कितना रुपए दान किया, 2809 रुपए दान किया, और प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान किए जितने की विद्यार्थियों की संख्या थी। यानी कि अगर मान लीजिए कि विद्यार्थियों की संख्या जो थी दोस्तों, संख्या अगर x होता तो हर एक विद्यार्थी कितना देता भैया, हर एक विद्यार्थी जो खर्च देता वो ₹x ही लगाता। तो x विद्यार्थी अगर x रुपया लगाए हैं तो टोटल कितना आ गया दान, x स्क्वायर का दान आ गया, जो सवाल में किसके बराबर है, 2809। एक व्यक्ति, देखिए x व्यक्तियों की संख्या और हर एक ने x रुपए लगाए। मान लीजिए 10 लोगों ने 10-10 रुपए दिए तो टोटल कितना आ जाएगा, 10 का स्क्वायर आ जाएगा। वैसे ही x लोग हैं और x रुपए देंगे तो x का स्क्वायर कितना आ गया, 28 और 09। तो यहाँ से हमें बस x की वैल्यू बतानी है जो कि 53 हो गया और काम हो गया खत्म, यानी कि ऑप्शन एक सही उत्तर है। अब आप बोलें कि वर्गमूल आपने निकाला क्यों नहीं, हमें तो स्क्वायर रूट निकालना चाहिए ना। x बराबर कितना आएगा हमारा दोस्तों, x इक्वल टू आएगा 28 और 09 का स्क्वायर रूट। अब आप बोलें कि स्क्वायर रूट क्यों नहीं निकाला, तो मुझे पता है कि लास्ट में दोस्तों यहाँ पर 3 आएगा या फिर 7 आएगा, तभी तो होल स्क्वायर करके कितना बनेगा आपका, 9 बनेगा। यहाँ पे 3 या फिर कितना आ सकता है, 7 आ सकता है। लास्ट में 3 तो लास्ट में 3 भी है और 7 भी है, 2 है। लेकिन हमें यह भी पता है दोस्तों कि जो हमारा होल स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा, 50 से ऊपर का आएगा। 50 से ऊपर का केवल एक है।
ऑप्शन ए, बस काम खत्म। क्योंकि देखिए 50 का होल स्क्वायर कितना होता है, 2500 होता है, और ये 2500 से ज़्यादा है, तो जो अपना आंसर होगा वो 50 से भी ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि 50 का स्क्वायर तो 2500 हो जाता है, लेकिन ये 2500 से ऊपर का है, 2800 है, तो 50 से ज़्यादा ही अपना आंसर हो सकता है, और उसके लास्ट में 3 या 7 भी होना चाहिए, तो ऑप्शन एक है 50 से ज़्यादा है, जिसके लास्ट में 3 भी है। बस अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आते हैं। अब ये सवाल देखिए, ये सवाल भी बिल्कुल सेम टू सेम मिलता जुलता है। ये कह रहा है कि अधोलंब की भूमि पर पड़ने वाली परछाई की जो लंबाई है वो है 36 मीटर, और सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो है थीटा, और सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो ऊंचाई हमें बतानी है कितनी है। कोई बात नहीं, देखिए अगर आप ऐसे बना लेते हैं और आप ये कहते हैं कि यहाँ पर क्या है दोस्तों, थीटा है लेट से, तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी होती है, सेक थीटा की वैल्यू होती है बी बाई पी, जो कि आपको सवाल में दे रखा है कितना, सॉरी बी बाई पी नहीं, एच बाई बी होता है ना, सेक थीटा की वैल्यू कितना होता है, एच बाई बी, और ये सवाल में 13/12 दे रखा है, यानी कि एच की वैल्यू देखिए, एच की वैल्यू कौन होती है, 90 के सामने वाली, यानी कि ये 13 हो गई, और बी की वैल्यू थीटा के नीचे वाली, यानी कि ये 12 हो गया। अब आपको 5 12 13 का ट्रिपलेट याद होगा, अगर ये 12 और 13 है तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा हाइट, और देखो अब हाइट 5 है तो आंसर 5 से कटेगा, ऑप्शन एक हो गया, काम खत्म। नहीं तो आप निकाल लो, 36 दिया है लंबाई, परछाई की लंबाई, परछाई की लंबाई ये है, यानी कि नीचे वाला 12 जिसका लंबाई 36 दिया है, 12 का मान 36 है, यानी कि 3 गुना है, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 15, ये भी 3 गुना आएगा। बस ऑप्शन एक सही उत्तर है। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों अगला सवाल समझिए। सवाल है कि 9 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस धात्विक घन जिसका जो एक देखो, एक ठोस है 9 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है एक, ठीक है, और दूसरा क्या है, एक घनाभ है, ठोस घनाभ, जिसकी जो डायमेंशंस दे रखी है वो 5 13 और 31 है, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। अब इस घन को देखिए, जिसका भुजा कितना है 9 सेंटीमीटर, इस घन को और इस घनाभ को पिघला करके और एक अकेला घन बनाएगा, तो इस घन को पॉलिश करने में 10 रुपए प्रति मीटर सेंटी सॉरी 10 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से कितना लागत आएगा, ये आपको बताना है। यानी कुल मिलाकर देखिए लागत कौन सा आएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का लागत आएगा, वही तो रंगा जाता है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और गुना का 10 आपको निकालना है। 10 के कारण तो लास्ट का एक एक जीरो गायब कर सकते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 से गुना करने के लिए, लेकिन वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब देखिए आप वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कब निकाल पाएंगे, जब जो नया ठोस बना है उसके लिए भुजा का मान यानी कि एल का मान पता हो, तो हम 6l स्क्वायर से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर पहले ये कहते हैं कि भुजा का मान अगर आप निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, तो आप बोलेंगे दोस्तों कि जो नया ठोस बनेगा उसका आयतन यानी कि एल क्यूब इस घन घन के आयतन और ये जो जिनको जिनको मिलाया गया उनके आयतन के योग के बराबर होगा। तो एक 9 सेंटीमीटर वाला मिलाया गया है तो इसका क्यूब आ गया, और प्लस एक घनाभ मिलाया गया है 5 13 और 31 की डायमेंशंस वाला, तो इनका आयतन कितना आ जाएगा, 5 गुना में 13 गुना में 31। अब यहाँ से या तो आप एल का मान निकालो, और एल का मान निकलेगा तो आप 6l स्क्वायर कर लेना, तो ये एरिया आएगा, और गुना का 10 कर देना, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था आपको पिछली वीडियो में दोस्तों, कि हमें एक्चुअली में बताना है कि घन को पॉलिश करने में 10 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से कितनी लागत आएगी, यानी कि 6l स्क्वायर बताना है और इंटू का 10 बताना है। 6l स्क्वायर एरिया हो गया और 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब मैं ये भी कह रहा था दोस्तों कि इसका मतलब आंसर पहला बात तो 6 से कटेगा और 10 से कटेगा, और दूसरा बात कि अगर मैं 6 और 10 यानी कि 60 से डिवाइड कर दूं तो हमारे पास वैल्यू कितना बचेगा, तो आप बोलेंगे एल स्क्वायर बचेगा। अगर 60 से मैं इसको भाग कर देता हूं तो 0 से 0 और 6 से 6 कट जाएगा, तो हमारे पास एल स्क्वायर वैल्यू बचेगा। और एल स्क्वायर क्या है, तो आप बोलेंगे दोस्तों कि एल स्क्वायर जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर मैं इसको 60 से डिवाइड कर दूं तो ये कटने के बाद एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा, ये भी हम ऑप्शन में चेक कर सकते हैं। तो यही मैं चेक करने वाला हूं। पहला बात कि देखो हमें 6l स्क्वायर निकालना है तो आंसर 6 से का मल्टीपल होना चाहिए, और दूसरा बात कि अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूं तो वो l स्क्वायर यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। तो पहले देखिए इसमें कि 6 का मल्टीपल कौन कौन है। देखिए ये हो गया 8 और 6 14 और 5 19, ये 6 से नहीं कटा, ये 6 3 9 और 2 1 3, ये 6 से कट सकता है, और ये 4 4 7 2 9 और 4 4 8 ये गया। अब इस दोनों को ही आपको 60 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि परफेक्ट स्क्वायर बनते हैं कि नहीं। अगर ऑप्शन सी की बात करते हैं, ये तो 136 और 2 जीरो है, तो पहले 10 से भाग कर लो, 60 से भाग करना था ना, तो ये 0 से 0 कट गया। 6 से भाग करोगे 6 दूना 12, और फिर से 6 दूना 12, तो कितना बचेगा 4 2, ये पूरा कटा ही नहीं, बताइए। नहीं, 6 7 42 कट गया, 227 आ गया, और ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसीलिए ऑप्शन सी भी कट गया। तो हमारे पास ए बचा एक लौता हकदार, जो कि उत्तर हो गया। आप चाहो तो उसको 60 से डिवाइड करके चेक भी कर सकते हो कि वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा। कि भाई आज के अंतिम सवाल पर आ चुके हैं, जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि 60 और 70 के बीच में चलने वाली स्पीड से चलने वाली कारों की जो संख्या है वो 70 और 80 की स्पीड से चलने वाली कारों की संख्या की तुलना में कितना परसेंट कम है, ये बताना है, और ये भी पॉइंट के कुछ स्थानों तक आपको बताना है, एक स्थानों तक। तो देखिए हम पहले ये लिख लेते हैं कि 60 से 70 के बीच में चलने वाली कारों की संख्या कितनी है। देखिए 60 से 70 वाली ये लाइन है, ये वाली, तो 60 से 70 वाले में टोटल 85 हैं,
और अगला बार में 70 से 80 के बीच के कारों का कह रहा है। 70 से 80 के बीच वाले कितने हैं? 90 हैं। देखिए पीला वाला है 70 से 80, तो ये 90 है। तो ये 90 से कितना कम है? तो आप बोलेंगे दोस्तों 5 कम है। कितना से? 90 से और गुणा का 100। तो ये 1 जीरो से 1 जीरो, ये आ गया 50/9, जिसका मतलब होता है 9 पचे 45 और जीरो और फिर 9 पचे 45 है। ठीक है, तो 50.5 आ रहा है। सॉरी 50 नहीं, 5 पॉइंट आएगा ना, 1 मिनट सॉरी। ये 9 पचे 45 हो गया ना, और कितना बचेगा? 5 और जीरो, तो 9 पचे 45, ये 5 5 आते जाएगा। इसका मतलब 5.55 आ रहा है। तो ऑप्शन डी आप लगा लो, 5.6। बस, तो यही लास्ट सवाल था इस वीडियो का। वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट करना। ठीक है, लास्ट वाले टाइम में थोड़ा सा हो सकता है कि इधर उधर आपको एनर्जी में कमी लगी हो, लेकिन शुरू का जो हमने 1 घंटा का क्लास कराया है, काफ़ी फारू क्लास था, तो आपको मज़ा जरूर से आया होगा। मज़ा आया होगा तो जरूर से कमेंट कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर से कर देना। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।